हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और 2024-25 में सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2025 में। जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं सोशियोलॉजी के 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का निचोड़ मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को आज की वीडियो में बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम 2024-25 में पूछे जाएंगे। देखिए, बच्चों की ये रिक्वेस्ट होती है कि मैम 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करा दीजिए, ताकि हम एक ही वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी कर सकें। तो आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं उन सभी का पूरा निचोड़ बता दूंगी, और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि हर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आंसर भी आपको बताऊंगी। तो अगर आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, महासंग्राम रिवीजन क्लास है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही हम आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कंप्लीट करा रहे हैं, और मॉडल पेपर की वीडियोस, महासंग्राम रिवीजन क्लास की वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की तैयारियां हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे कराई जाती हैं, तो आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस NP 2020 के अकॉर्डिंग सेम हो गया है। चलिए हम फटाफट से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए एवं इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है। तो समाजशास्त्र तो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है, क्योंकि समाजशास्त्र जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट क्या है ये जानना आपके लिए ज़रूरी होता है, और हमेशा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है। तो आपको विद्वानों की परिभाषा देनी होगी। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो 1 से लेकर आपकी 8 यूनिट हैं, टोटल 8 यूनिट वो मैंने पूरी सीक्वेंस में कंप्लीट करा दी हैं, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। देखिए, जो समाजशास्त्र है समाज का विज्ञान है, और समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, जिसमें मानव व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाज में होने वाली हर एक चीज़ का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यह अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, मतलब एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमैटिक मैनर में इसका अध्ययन किया जाता है, और इस व्यवस्थित अध्ययन के कारण ही इसे विज्ञान कहते हैं। देखिए, जब भी किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी चीज़ की स्टडी की जाए और एक सिस्टमैटिक वे में की जाए, एक सीक्वेंस में किया जाए, उस कारण ही उसे विज्ञान यानी साइंस कहा जाता है। तो इसीलिए समाज का विज्ञान समाजशास्त्र को कहा जाता है। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अकॉर्डिंग इसमें परिभाषाएं भी दी हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग। देखिए, मैकाइवर और पेज महोदय लिखते हैं कि सोसाइटी नामक इनकी बुक है, इसी बुक में ये लिखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। सामाजिक जितने भी संबंध हैं, समाज में आप अकेले नहीं रहते, आपके आगे पीछे अगल बगल हर कोई रहता है, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब कोई रहता है। तो आपका जो संबंध बनता है उनके बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? समाजशास्त्र है। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। ये डेफिनेशन देखिए बहुत ही इजी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगली डेफिनेशन है मैक्स वेबर के अनुसार। देखिए, ये सारे जो समाजशास्त्री हैं बहुत प्रसिद्ध हैं समाजशास्त्री, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन एग्जाम में लिखिएगा। एग्जाम में डेफिनेशन लिखने पर एग्जामिनर नंबर भी अच्छा देता है। तो मैक्स वेबर लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण यानी कार्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। तो ये दोनों डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति को। देखिए, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति आपके एग्जाम में ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले देखिए, इसकी पहली वास्तविक प्रकृति है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। याद रखिएगा, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान है। भौतिक शास्त्र हो गया या रसायन शास्त्र है, जीव शास्त्र, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं।
या फिर कोई वनस्पति शास्त्र है, खगोल शास्त्र है आदि की विषय वस्तु प्राकृतिक जगत से संबंधित होती है। क्योंकि आप देखिए रसायन शास्त्र में, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र में जो चीज़ की स्टडी की जाती है वो प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। जबकि समाज शास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है, सामाजिक होता है। तो इसीलिए उन्हें प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। जितने भी आपने अभी अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट्स आपने देखे वो नेचुरल साइंस होता है। जबकि समाज शास्त्र की विषय वस्तु चूँकि समाज होती है, समाज की ही स्टडी हम समाज शास्त्र में करते हैं, इसीलिए एक सामाजिक विज्ञान होता है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इसका दूसरा प्रकृति है समाज शास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। देखिए ये जो विज्ञान है, विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र का लक्ष्य न किन्हीं आदर्शों को प्रस्तुत करना होता है और न ही यह उचित या अनुचित या फिर अच्छे बुरे विवाद में पड़ता है। उसका तो लक्ष्य है कि सामाजिक दशाओं को, घटनाओं को उसी रूप में अध्ययन किया जाए और तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए जिस रूप में वे विद्यमान होते हैं समाज के अंदर। तो ये समाजशास्त्र की दूसरी महत्वपूर्ण प्रकृति है। इसकी तीसरी प्रकृति है कि समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान भी है और व्यावहारिक विज्ञान भी है। देखिए कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को केवल विशुद्ध विज्ञान माना है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं माना है। और यह मान्यता त्रुटिपूर्ण है, मतलब इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ एरर हैं, कुछ गलतियां हैं। समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है मानव समाज के विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है वो सब समाजशास्त्र ही करता है तथा सामाजिक जीवन के आधारभूत नियमों की खोज नहीं करता, वरना सामाजिक संगठन, व्यवस्था एवं प्रगति को आयोजित करना भी है। इसीलिए जो समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दी कि सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है और वे समाजशास्त्रियों को विचारक नहीं, सामाजिक इंजीनियर कहते हैं, जो ऑगस्ट काम्टे हैं। इस प्रकार उनके अनुसार समाजशास्त्रियों का जो कार्य है सिद्धांतों की खोज करना नहीं है, जबकि समाज विषयक अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण करना भी है। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। हम पहले देखेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में। मानव शास्त्र को आप कट कर दीजिए, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में आप संबंध देख लीजिए। वैसे तो जितना भी देखिए, जैसे अर्थशास्त्र है, मानव शास्त्र है, मनोविज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीति शास्त्र है, उन सभी से जो समाजशास्त्र का संबंध और अंतर है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है तो आप यूनिट नंबर 2 प्लेलिस्ट में चेक करके पूरी क्लास कर सकते हैं। चलिए इसके बीच हम संबंध को देखते हैं। जैसा कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में परस्पर क्या संबंध है, अगर हमको ये जानना है तो उसको जानने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि हम ये जान लें कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र तो आप समझ चुके हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करता है। जैसे पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान इकोनॉमिक्स होता है और समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य की उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करता है जो कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, भौतिक साधन की प्राप्ति के लिए की जाती है। इंसान समाज में रहकर कुछ आर्थिक क्रियाएं करता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है, कुछ कार्य करता है जिससे वो धन को अर्जित करता है, कमाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए वो मेहनत करता है। उसकी उन सभी का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इन सब बातों से पता चलता है, प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र समाज के एक अंग का अध्ययन करता है, कि जबकि समाजशास्त्र जो है समाज का संपूर्ण अध्ययन करता है। क्या पता चलता है कि जो अर्थशास्त्र समाज के केवल एक ही अंग का अध्ययन करता है और वो अंग है मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना, जबकि समाजशास्त्र समाज का संपूर्ण अध्ययन करता है। इसीलिए इन दोनों में परस्पर प्रभावक संबंध भी है। मैकाइवर
ने इस संबंध में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। मैकाइवर महोदय लिखते हैं, अपनी डेफिनेशन देते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध को लेकर कि इस तरह से आर्थिक घटनाएं सदैव सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूप द्वारा निश्चित होती है और वे घटनाएं सदैव प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और वास्तविक क्रियाओं को पुनर्निश्चित, सुसृजित, रूपांतरित एवं परिवर्तित करती रहती है। 90% जो क्वेश्चन आपके होंगे इसी वीडियो से आ जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बच्चे परेशान रहते हैं, मैम क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, तो बस इतना पढ़ लो, इसके बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाजशास्त्र और समाज दर्शन में प्रमुख अंतर क्या है। तो ये प्रश्न भी आपका देखो 50% इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लो, क्योंकि अगर आ गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम में। इन दोनों के बीच में देखो बहुत सारे अंतर हैं। जैसे कि पहला है, समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों, क्रियाओं तथा घटनाओं आदि के तथ्यों का अध्ययन करता है, जबकि जो समाज दर्शन है ये संबंधित मूल्यों का अध्ययन करता है। समाज दर्शन से संबंधित मूल्यों का ये अध्ययन करता है। दूसरा अंतर है कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण तथ्यात्मक होता है, जबकि समाज दर्शन का दृष्टिकोण मूल्यात्मक होता है, क्योंकि ये मूल्यों का अध्ययन करता है समाज के अंदर। तीसरा इनके बीच अंतर है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा यथातथ्य बयान कर देता है, जबकि जो समाज दर्शन है वो मानव के परम आदर्शों के प्रकाश में उनका मूल्यांकन करता है, उनको इवैल्यूएट करता है। चौथा अंतर है कि समाजशास्त्र की जो प्रणाली है वो वैज्ञानिक है, जबकि समाज दर्शन की प्रणाली दार्शनिक होती है। तो आप ये याद रखिएगा, ये वैज्ञानिक है, ये दार्शनिक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र पर जॉर्ज सिमेल के विचारों की विवेचना कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 80% ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज सिमेल एक समाजशास्त्री थे और इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताया है कि समाजशास्त्र का जो स्कोप है वो क्या है और समाजशास्त्र के अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मतलब कहाँ तक ये अध्ययन करता है समाज के बारे में। देखिए अलग अलग विद्वानों में मतभेद भी था कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है, नहीं ऐसा विज्ञान है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसका अध्ययन क्षेत्र कुछ और बताया, कुछ ने कुछ और बताया। तो देखते हैं कि जॉर्ज सिमेल ने क्या बताया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिखते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। जो समाज के अंदर मानव का अंतर संबंध है, उनका जो स्वरूप है, उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सामाजिकरण के स्वरूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इनका मानना है कि जो मानवीय संबंध हैं समाज के अंदर मानव के, उनका ये अध्ययन करता है। जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है और सामाजिक संबंधों के इन स्वरूपों में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रभुत्व होता है, अनुकरण, श्रम विभाजन, अधीनता आदि का अध्ययन समाजशास्त्र में ही संभव है। इसीलिए यह विशिष्ट शास्त्र है। ये कौन कहता है? जॉर्ज सिमेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ऑगस्ट काम्टे द्वारा समाजशास्त्र की विशेष सामग्री को स्पष्ट कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ऑगस्ट काम्टे कौन है? फादर हैं। किसके फादर हैं? सोशियोलॉजी के ये फादर हैं। ये फ्रांस के विद्वान थे और सबसे पहले समाजशास्त्र को एज अ सब्जेक्ट विकसित करने का काम ऑगस्ट काम्टे ने ही किया था। तो जब इन्होंने समाजशास्त्र को एज अ सब्जेक्ट विकसित किया तो इन्होंने समाजशास्त्र की कुछ विशेष सामग्री बताई। विशेष सामग्री का मतलब कुछ स्कोप बताया कि समाजशास्त्र किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है, समाज में किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो ऑगस्ट काम्टे के मतानुसार यानी इनके अनुसार समाजशास्त्र विषयतः सामाजिक व्यवस्था और उन्नति का विज्ञान है और अधिक साधारण रूप से यह सामाजिक घटना का विज्ञान है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं का इसमें हम अध्ययन करते हैं। ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला है सामाजिक स्थिति शास्त्र और दूसरा है सामाजिक गति विज्ञान। तो देख लेते हैं कि जब इन्होंने दो भागों में बांट दिया इसको तो क्या क्या बताया। तो इन्होंने पहले विज्ञान में बताया कि सामाजिक जो स्थिति शास्त्र है इसका अर्थ होता है समाज की रचना का ज्ञान। समाज की जो रचना होती है उसका अध्ययन करने वाला, उसका ज्ञान प्राप्त करने वाला जो विज्ञान है
वो सामाजिक स्थिति शास्त्र है। जबकि समाज में क्या स्थिति है, व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है, परिवार की क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है और राज्य की क्या स्थिति है, और समाज में वर्तमान स्थिति को किस प्रकार विकास हुआ है। मतलब सामाजिक स्थिति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है, परिवार की क्या स्थिति है, राज्य की, समाज की, इन सभी चीज़ों की स्थिति कैसी है वर्तमान समय में, उनका अध्ययन करते हैं। इन सब का अध्ययन सामाजिक स्थिति शास्त्र की विषय सामग्री है। मतलब सामाजिक स्थिति शास्त्र में ही हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ऑगस्ट काम्टे ने ऐसा बता दिया। दूसरा जिन्होंने समाजशास्त्र बताया वो है सामाजिक गतिशास्त्र, और ऑगस्ट काम्टे कहते हैं कि इसमें सामाजिक विकास व प्रगति का अध्ययन किया जाता है कि समाज कैसे विकास कर रहा है, कैसे समाज की प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, उन सब चीज़ों की स्टडी हम सामाजिक गतिशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, या समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, विषय सामग्री क्या है, या हम समाजशास्त्र में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, या ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में क्या बताया है, तो आपका आंसर यही होगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र और इतिहास में मूल अंतर क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस भी पूछ सकता है, संबंध भी पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन जैसे पूछेगा इस वीडियो के अंतर्गत मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो अब देख लेते हैं सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इनके बीच देखिए बहुत सारे अंतर हैं, जिसमें पहला है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि इतिहास एक विशेष विज्ञान है। हम पास्ट की जो स्टडी करते हैं वो हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, और सोसाइटी की जो हम स्टडी करते हैं वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है समाजशास्त्र समकालीन समाज से संबंध रखता है। समकालीन का मतलब वर्तमान समय में अध्ययन करता है, जबकि इतिहास को अपने भूतकाल के अध्ययन तक ही सीमित रखता है। जो इतिहास है वो कभी प्रेजेंट या फ्यूचर की स्टडी नहीं करता, वो हमेशा भूतकाल यानी पास्ट की स्टडी करता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में डिफरेंसेस तो हैं, मगर कुछ संबंध भी है, क्योंकि समाजशास्त्र आज के वर्तमान समाज की जब अध्ययन करता है तो उसे पास्ट के समाज के बारे में अगर जानना होता है तो वो वहाँ पर हिस्ट्री की हेल्प लेता है कि पहले का समाज कैसा था, क्योंकि हिस्ट्री पहले के समाज के बारे में स्टडी करता है। तो समाजशास्त्र हिस्ट्री से उन सभी चीज़ों की हेल्प लेकर के कंपैरिजन करता है वर्तमान और पास्ट के समाज के बीच में। इनके बीच तीसरा अंतर है कि इतिहास के घटकों या अध्ययनों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण संभव नहीं होता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त जो निष्कर्ष और सिद्धांत होते हैं हम उनको दोबारा से परीक्षण कर सकते हैं। चौथा अंतर है कि समाजशास्त्र इतिहास के क्रमिक अध्ययन को आगे बढ़ाता है, जबकि इतिहास सामाजिक संबंधों एवं सामाजिकता का परिणाम होता है। तो इनके बीच में यही सारा अंतर है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं में समाज होता है किंतु संस्कृति नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक स्टेटमेंट है, जब इन्वर्टेड कॉमा में दे तो आप समझिए कि एक स्टेटमेंट है, और अब आपसे कहा जा रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि पशुओं का तो समाज होता है लेकिन इनके समाज में कोई संस्कृति नहीं होती, कोई कल्चर नहीं होता। जब मैंने आपको क्लासेस कराई थी तो मैंने आपको मानव और पशु समाज के बारे में पढ़ाया था, इनके बीच संबंध, अंतर, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। वैसे तो संबंध कुछ नहीं है, अंतर ही अंतर केवल है, क्योंकि मानव और पशुओं के समाज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपके। यहाँ पर देखो क्या है कि पशुओं में समाज है मगर संस्कृति नहीं। तो आप लिखेंगे अच्छे से कि पशुओं में समाज होता है लेकिन किंतु संस्कृति नहीं होती। अब इसको आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लिखेंगे आप एग्ज़ाम में कि पशुओं में समाज तो पाया जाता है किंतु संस्कृति नहीं पाई जाती, क्योंकि मानव के पास भाषा और प्रतीक होते हैं। मनुष्य अपने भाषा के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचा सकता है, जबकि पशुओं में ऐसा नहीं होता। इनके माध्यम से यह विचारों का आदान प्रदान करता है। जो मनुष्य होता है वो आदान प्रदान करता है,
व्यक्ति ही भाषा का प्रयोग करने की क्षमता रखता है, पशु नहीं रखता, पशु बोल नहीं सकता। यह व्यक्ति और पशु में सबसे बड़ा अंतर है। मनुष्य और पशु में तो सबसे बड़ा अंतर कम्युनिकेशन का है, लैंग्वेज का है। तो देखेंगे आप अपना आगे कि भाषा के कारण ही मनुष्य क्या है, ज्ञानी होता है और संस्कृति धारक और वाहक भी है। क्योंकि जब मनुष्य के पास लैंग्वेज होगी वो अच्छी बुरी चीज़ों को अपने समाज में इंक्लूड करेगा, मतलब बुरी चीज़ों से बचेगा, अच्छी चीज़ों को अपने समाज में इंक्लूड करेगा, अपने कल्चर को बनाएगा, अपनी सभ्यता को बनाएगा। और भाषा के माध्यम से ही वह ज्ञान और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो आने वाली नई नस्ल होती है, जो पीढ़ी होती है, वो भी अपने पूर्वजों की रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति को देखकर उन्हीं को फॉलो करती है। तो मनुष्य और पशुओं के बीच में ये एक सबसे बड़ा अंतर बन जाता है लैंग्वेज का। वस्तुतः भाषा और प्रतीकों के सहयोग से क्या होता है कि प्रत्येक समाज में बचपन से ही मनुष्यों को अनुभव का पुंज मिल जाता है और नवीन सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता तथा निरंतरता भी संभव होती है। जहाँ तक पशुओं का संबंध है, अधिकतर सीखना प्रयत्न और भूल से होता है और उनके कार्य सहज क्रिया के रूप में होते हैं। उनमें पिछली पीढ़ी के अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता नहीं पाई जाती कि अब नए जानवर के बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो अपने पुरानी पीढ़ियों के अकॉर्डिंग रह सके, क्योंकि उनमें लैंग्वेज नहीं होती, तो लाभ नहीं उठा पाते वो अपनी पिछली पीढ़ियों के अनुभव का, जबकि मनुष्य उठा लेता है। और संस्कृति में निर्णय और मूल्य सम्मिलित होते हैं। पशु में निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं होती और न उनमें मूल्य होते हैं। इसीलिए उचित ही कहा गया है कि पशुओं में समाज तो है मगर संस्कृति नहीं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बना ही नहीं सकते जब उनके पास लैंग्वेज नहीं है। मनुष्य 2 पैरों पर चलता है, हाथों से खाता है, जानवर 4 पैरों पर चलता है, मुंह से वो खाता है, मुंह का ही प्रयोग करता है वो खाने के लिए। तो मनुष्य क्या करता है, अपने लैंग्वेज के थ्रू अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा देता है और आने वाली नस्लें लगातार उसके रीति रिवाज और संस्कृति को फॉलो करके संस्कृति बनाती है। समाज में संस्कृति भी है, जबकि पशुओं में इन सब चीज़ों का अभाव है। पशुओं का समाज तो है परंतु संस्कृति नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, समिति के क्या अनिवार्य तत्व हैं। समिति के ऊपर भी फुल डिटेल क्लास मैंने अपलोड करा दी है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं उनका फुल डिटेल क्लास मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर यूनिवर्सिटी के लिए, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। तो समिति के अनिवार्य तत्व क्या हैं। पहला तत्व है सामान्य प्रयोजन। देखिए, समिति की स्थापना की कुछ सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। समाज के अंदर कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए समाज के लोग मिलकर समिति का निर्माण करते हैं। अतः समिति के माध्यम से सभी सदस्य सामूहिक रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सामूहिक रूप का मतलब ग्रुप बनाकर, समाज के लोग समिति बना करके अपना ग्रुप बनाते हैं और उन सभी का लक्ष्य एक होता है और सब मिलकर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने लक्ष्य को पा लिया जाए, अचीव कर लिया जाए। समिति का दूसरा अनिवार्य तत्व है ऐच्छिक संगठन। ऐच्छिक संगठन का मतलब है कि किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्ति को कोई जोर दबाव डालकर समिति की सदस्यता नहीं दिलवा सकता। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, मतलब अगर 10 लोग मिल करके समाज में समिति की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें से कोई भी जो सदस्य हैं वो दूसरे से नहीं कह सकता कि नहीं तुम भी इसके सदस्य बनो, वरना हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो मारेंगे, पीटेंगे या धमकी दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐच्छिक होता है। मतलब जो व्यक्ति चाहे, वो समाज का व्यक्ति जो भी चाहे तो वो समिति का सदस्य बन सकता है। किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती डालकर उसे ज़बरदस्ती समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। समिति के निश्चित उद्देश्यों से व्यक्ति सहमत होता है, मतलब जो समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है और समाज के जितने लोगों ने मिलकर समिति की स्थापना की है उन सभी का उद्देश्य एक ही होगा और हर व्यक्ति उससे सहमत होगा कि हाँ, मुझे ये लक्ष्य पसंद है, निश्चित उद्देश्य जो है हम मिलकर काम करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर 10 लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई और सभी के ख्यालात नहीं मिलते, सभी के उद्देश्य अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं, तो कभी वो समिति नहीं बन सकती। ये बात याद रखिएगा। समिति बनाने के लिए सभी का लक्ष्य, सभी का उद्देश्य, सभी की सहमति होना ज़रूरी है।
वह स्वयं ही समिति की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। मतलब कि जो व्यक्ति चाहे कि वो सहमत है, इस समिति का सदस्य बनना चाहता है, तो वो अपनी मर्जी से सदस्यता ले सकता है। तीसरा अनिवार्य तत्व है समिति का जानबूझकर निर्मित करना। जानबूझकर निर्मित करने का मतलब ये है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं और समिति का निर्माण करते हैं। तो मतलब इसकी स्थापना मिलजुल कर एक बातचीत पर की जाती है। समिति की स्थापना स्वतः नहीं होती, मतलब अपने आप नहीं होती। समाज अथवा समुदाय की भांति इसका विकास अपने आप नहीं होता, बल्कि समिति को लोग कुछ निश्चित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए जानबूझकर स्थापित करते हैं और मिलकर उसमें काम करते हैं। अतः प्रयोजन की प्राप्ति के लिए, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समिति प्रायः समाप्त हो जाती है। मतलब अगर उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो प्राप्त करने के बाद समिति को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि जो लक्ष्य था उन्होंने प्राप्त कर लिया। यदि समिति का अस्तित्व बना ही रहता है तो वह एक प्रकार से निष्प्राण सी हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही लक्ष्य प्राप्ति होती है, समिति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब देखेंगे अगला है आपका पॉइंट, समिति का चौथा अनिवार्य तत्व है निश्चित पद्धति का होना। समिति द्वारा लोग निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अतः इसकी प्राप्ति के लिए एक निश्चित कार्य पद्धति का होना ज़रूरी है। अगर 10 लोगों ने मिलकर के एक समिति बनाई तो ये 10 लोग मिलकर काम करेंगे और एक निश्चित योजना बनाएंगे, क्योंकि अब जब सभी का 10 लोगों का गोल क्या है, एक है, और ये 10 लोग इसी एक गोल को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 10 लोग मिलकर क्या करेंगे, एक निश्चित योजना बनाएंगे कि हाँ सबको इसी काम को करना होगा मिल करके। अगर इन्हीं 10 लोगों की 10 तरह की बातें हो तो क्या ये एक गोल प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा। तो मिलकर योजना बनाना है। फलस्वरूप समिति की एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है जिसे समिति के लगभग सभी सदस्य सहमत होते हैं। अगर इस 10 में से कोई 9 सहमत है, अगर एक सहमत नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, निकल जाएगा समिति से। तो इसलिए सभी सदस्यों की सहमति, सभी को एग्री होना ज़रूरी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, समिति को परिभाषित कीजिए। समिति क्या है? देखिए, समिति के जो आवश्यक तत्व हैं समिति को बनाने के लिए वो तो अभी आप लोगों ने देख लिया, लेकिन समिति की जो परिभाषा है, उसका अर्थ है, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि समिति को परिभाषित करते हुए उसके अनिवार्य तत्वों की विवेचना कीजिए। तो फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर एक में ही लिखना होगा। अगर अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग लिखना होगा। देखिए, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में समिति शब्द का प्रयोग व्यापक संदर्भ में किया जाता है, और समाजशास्त्र के संदर्भ में समिति शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। मतलब सोशियोलॉजी के अंदर समिति को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग। ये लिखते हैं, किसी एक सामान्य हित या कतिपय सामान्य हितों के साधन के लिए जिस समूह को संगठित किया जाता है उसे समिति कहते हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया ना कि जितने लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, सबका उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, निश्चित योजना बनाकर काम करते हैं, तो यही डेफिनेशन मैकाइवर और पेज देते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, संस्था के क्या कार्य हैं? तो संस्था के कार्य देख लेते हैं। संस्था का निर्माण निश्चित प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किया जाता है, अतः यह अनेक कार्यों को संपन्न करती है जो निम्नलिखित इसके मुख्य कार्य हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है एग्जाम 2025 के लिए। देखो, ये सारा क्वेश्चन आपके अति लघु, लघु, दीर्घ सभी में पूछ सकता है। तो आज का ये जो वीडियो महासंग्राम रिवीजन क्लास है, ये आपके तीनों सेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ, 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। संस्था क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या इसके कार्य हैं? वैसे तो जब मैंने क्लास कराया था तो इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, कार्य, अनिवार्य तत्व सब कुछ आपको पढ़ा दिए थे। मतलब हर क्लास से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार, लॉन्ग तैयार तो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट भी तैयार। ये बात अपने मन में बैठा लीजिए। संस्था का पहला कार्य है निदेशन। निदेशन संस्था मनुष्य के व्यवहार तथा आचरण को एक विशेष दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करती है। दूसरा इसका कार्य है अनुरूपता। संस्था मनुष्य के व्यवहार तथा उसके आचरण में अनुरूपता भी पैदा करती है। तीसरा है संस्कृति का संक्रमण। देखो, संस्था सामाजिक विरासत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है।
मतलब संस्था क्या है, सामाजिक विरासत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, जिससे क्या होता है संस्कृति का संक्रमण, यानी आने वाली पीढ़ियां जो है नई पुरानी पीढ़ियों से संस्कृति लेती हैं, उन्हीं की संस्कृति के अकॉर्डिंग चलती हैं। अतः इनके द्वारा सांस्कृतिक संक्रमण का भी कार्य होता है। अब देखो चौथी विशेषता है इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति। संस्था का निर्माण कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, कुछ ज़रूरत होती है जिसको प्राप्त करने के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। मनुष्य की जैसी आवश्यकता होती है और अपने आवश्यकता के ही अनुरूप संस्था का निर्माण भी करता है, और इस प्रकार जो संस्था होती है वो प्रयोजन पूर्ण होती हैं, और इसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता जो होती है वो संतुष्ट होती है। और यदि संस्था प्रयोजन रहित हो, मतलब कोई उद्देश्य ही न हो, तो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने में वो असमर्थ होती है और संस्था समाप्त हो जाती है। मतलब संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। जब उद्देश्य ही नहीं होगा तो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हो पाएगी, तो संस्था ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। अगला इसका कार्य है व्यवहार पर नियंत्रण करना। देखो प्रत्येक संस्था के पीछे सामाजिक मान्यता ज़रूर होती है, अतः संस्था लोगों को परंपरागत व्यवहार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित ही नहीं करती, बल्कि परंपरागत नियमों के बल पर लोगों के परंपरागत व्यवहार को भी ये नियंत्रित करती रहती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण कार्य संस्था के हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, संस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे तो आप पछताएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ 1 से लेकर 8 तक यूनिट का ये निचोड़ आप लोग एकदम अच्छे से देख लो। टॉप लेवल का क्वेश्चन है 2025 के लिए कि संस्था की क्या विशेषताएं हैं। आप एक बार गौर कीजिए कि हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, जिससे तीनों सेक्शन तैयार हो जाएगा। इससे बाहर कोई वीडियोज़ आपको देखने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से ही आपका 95% क्वेश्चन पेपर में अपने देखने को मिलेगा। संस्था की पहली विशेषता है एक विचार होना। मतलब संस्था भी जब बनाई जाती है, संस्था का विकास भी एक विचार से ही प्रारंभ होता है। मतलब जितने भी लोग हैं इसमें सबका एक ही विचार होना चाहिए। यदि विचार धीरे धीरे व्यक्तिगत आदतों एवं जन रीतियों में परिवर्तित होता है तो संस्था का रूप ग्रहण कर लेता है। जब मन में कोई विचार उठता है तो किसी न किसी कार्य को करने की मनुष्यों में इच्छा होती है, इसीलिए एक विचार को संस्था का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। क्योंकि जब इंसान के मन में एक विचार आता है तो वो उस विचार को करने के लिए, उस काम को करने की इच्छा मनुष्य के अंदर पैदा होती है। तो एक विचार संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। दूसरा है, देखेंगे दूसरी विशेषता है उद्देश्य। संस्था का भी देखो उद्देश्य होता है। किसी संस्था की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हो जाती, उसकी उत्पत्ति के पीछे, उसकी स्थापना के पीछे कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। यह हो सकता है कि अलग अलग समाजों, अलग अलग उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनी हो। मतलब देखो दुनिया में एक समाज नहीं है, लाखों करोड़ों समाज हैं, और हर समाज में अपनी अपनी संस्था बनाई जाती है। तो सभी की जो संस्था है वो अलग अलग हो सकती है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो अपनी संस्था बनाते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था का अस्तित्व सदैव बनाए रहते हैं। तीसरी विशेषता है नियमों की संरचना। प्रत्येक संस्था के कार्य करने के कुछ निश्चित तरीके या कार्य प्रणालियाँ तथा उसके नियम होते हैं, और उसी नियम के अकॉर्डिंग संस्था के लोगों को काम करना होता है, जिनके द्वारा संस्था की रक्षा होती है। क्योंकि देखो जब भी कोई चीज़ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाई जाती है तो वो चीज़ें हमेशा सही से चलती हैं। अगर उसका कोई रूल रेगुलेशन ही ना हो तो उसको चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए इसके कुछ नियम होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको चलाया जाता है, और इन्हीं कार्य प्रणालियों को संस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला इसकी विशेषता है विरासत। संस्था का विकास सरलता से तो नहीं हो जाता, बल्कि इसका विकास एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। और इस प्रक्रिया का जो क्रम है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह पीढ़ी की कार्य प्रणालियों का अनुभव अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देती है, हस्तांतरित कर देती है। इसी कारण प्रत्येक संस्था का अलग अलग इतिहास होता है। मतलब जितनी भी संस्थाएं होंगी वो अपने पुरानी पीढ़ियों के अकॉर्डिंग ही
अपनी कार्यप्रणालियाँ अपनाती हैं। तो मतलब हर जो संस्था होती है उसका अपना अलग अलग इतिहास होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर संस्था का लक्ष्य और नियम, रूल, रेगुलेशन सब कुछ सेम हो, कार्यप्रणालियाँ सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। संस्था का 5वीं विशेषता है प्रतीक। प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है जिसके द्वारा हम उस संस्था को पहचानते हैं। देखो, जैसे आप लोग कोई शर्ट खरीदो, कोई कपड़ा खरीदो, कोई शूज़ खरीदो, कोई वॉच खरीदो, उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसकी कोई ना कोई ब्रांड होती है जिससे इंसान उसको पहचानता है। तो उसी तरह हर एक संस्था का कोई ना कोई प्रतीक होता है जिससे समाज के लोग उसको पहचान सकें। और यह प्रतीक भौतिक भी हो सकता है और अभौतिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं ईसाइयों का क्रॉस और आर्य समाज का ऊ आदि इसके भौतिक प्रतीक हैं। और इस प्रकार किसी संस्था के आंतरिक नियम उसके अभौतिक प्रतीक कहे जा सकते हैं। मतलब प्रतीक होना चाहिए ना जिससे उस संस्था को पहचाना जा सके। जैसे आर्य समाज का ऊ और क्रॉस होता है ना, तो इसके माध्यम से इसको पहचाना जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ संस्था यानी इंस्टीट्यूशन। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, समिति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखो, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो समिति की क्या क्या विशेषताएं हैं? समिति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता है समिति मनुष्यों का समूह होता है। समिति का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट है। मनुष्यों का ये समूह होता है और कम से कम इसकी स्थापना के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए या इससे अधिक हो सकते हैं। देखो, एक अकेला व्यक्ति कभी मनुष्य का समूह नहीं कहा जा सकता। अगर 2 होगा तो मनुष्यों का समूह कहा जा सकता है। तो 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए तभी समिति का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें संगठन होता है। संगठन होने के आधार उद्देश्यों की समानता है। देखो, अगर 10 लोगों को इकट्ठा बैठा दिया जाए कोई काम करने के लिए कि एक काम को करना है, तो उन सभी को उस काम को करके उस लक्ष्य को पाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए और एक ही रूल, रेगुलेशन, कार्यप्रणालियों को फॉलो करके काम करना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अगर 10 लोगों को बैठा दिया एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सभी के अलग, अब वो कहे मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, तो फिर वो कैसे संगठित हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन हम उसको कह सकते हैं। तो इसलिए समिति में उद्देश्यों के जो मनुष्यों के जो उद्देश्य होते हैं वो समान होते हैं। समिति की दूसरी विशेषता है निश्चित उद्देश्य का होना। किसी भी समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना भी ज़रूरी होता है। बिना उद्देश्य के समिति नहीं बनाई जा सकती। अगर उद्देश्य न हो तो व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए तत्पर ही नहीं होंगे और न ही समिति का निर्माण हो पाएगा। समिति की तीसरी विशेषता है पारस्परिक सहयोग, यानी एक दूसरे की हेल्प करने की भावना। सहयोग का मतलब हेल्प करना। समिति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती है और उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग होना ज़रूरी है। जितने भी लोग उस समिति के सदस्य हैं तो उनका आपस में सहयोग होना चाहिए। अगर एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ होंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो वो कैसे समिति बन सकती है? ज़्यादा टाइम तक टूट जाएगी। तो इसलिए ये एकदम ज़रूरी है कि सभी के बीच में सहयोग की भावना हो। वैसे भी सदस्यों का उद्देश्य समान होने से उनमें सहयोग होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब उद्देश्य एक हो और आपस में सहयोग ही ना हो तो फिर समिति बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये सारे क्या हैं? इम्पॉर्टेंट फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखो, अगला है ऐच्छिक सदस्यता, यानी कि इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, मतलब मन चाहे तो सदस्य बनो, नहीं चाहे तो मत बनो। अब मान लो आपके समाज में एक समिति बनाई जा रही है जिसमें 10 लोगों ने मतलब हामी भर दिए कि हाँ हम मिलेंगे, हम ऑर्गेनाइज होंगे, समिति का निर्माण करेंगे, मिलकर काम करेंगे, सहयोग की भावना होगी। और वो लोग आपसे आकर कह रहे हैं, आप यहाँ हैं, आपसे 10 लोग आकर कह रहे हैं ज़बरदस्ती तुम भी हमारे समिति के सदस्य बनो। आपका मन ना हो, ये लोग आपको धमकी दे, डराएं, धमकाएं, आप डर करके समिति के सदस्य बन गए, मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं थी तब भी बन जाएं। तो ऐसा कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ें इसमें नहीं होती। इसकी सदस्यता ऐच्छिक है। इन्होंने आपसे आकर कहा कि समिति के सदस्य बन जाओ, आपने कहा नहीं भैया मैं नहीं बन सकता, तो आप क्या करोगे?
फ़ौरन से यहाँ से हट जाओगे, फिर ये लोग भी अपना काम करेंगे, मतलब आप पर ज़ोर दबाव नहीं डालेंगे। तो समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति उस समय तक किसी भी समिति का सदस्य रह सकता है जब तक कि समिति को सदस्यता उसके हित में रहे। मतलब चलिए, ये 10 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, 10 लोगों का एक ग्रुप है, समिति है, इसमें एक आप भी हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं इसमें सदस्य बनकर नहीं रहना चाहता, मतलब अब मुझे निकलना है यहाँ से, तो आप निकल जाएंगे बाहर और ये सदस्य न हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कोई ज़ोर दबाव नहीं होता। किसी भी समिति की सदस्यता व्यक्ति के लिए बंधकारी नहीं है, जब चाहे सदस्य बन जाए, जब चाहे निकल जाए, वह जब चाहे किसी भी समय अपनी सदस्यता को त्याग पत्र दे सकता है, रिज़ाइन कर सकता है। 5वीं विशेषता है समिति की मूर्त संगठन। समिति एक मूर्त संगठन होता है, इसे कभी भी और किसी के भी द्वारा देखा जा सकता है। अमूर्त का मतलब जो देखा ना जाए, लेकिन समिति मूर्त है, इसको देखा जा सकता है कभी भी किसी के भी द्वारा। अगली विशेषता है अस्थायी प्रकृति। समिति का निर्माण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो तब वह समिति समाप्त हो जाती है। मतलब इसकी प्रकृति अस्थायी है, ज़िंदगी भर के लिए नहीं बनाई जाती। जब उद्देश्य पूरे हो गए तो समिति क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए शारदोत्सव के लिए समिति बनाई गई, शारदोत्सव की समाप्ति के पश्चात वह समिति भंग हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे तो समिति क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं समिति की, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, समिति और समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जितने भी इस तरह के अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि समिति और समुदाय, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखो, समिति से अलग से क्वेश्चन आएगा, समुदाय से अलग से क्वेश्चन आएगा, लेकिन समिति और समुदाय में अंतर पूछे जाएंगे। और इसके अलावा और भी अंतर पूछे जाएंगे, जैसे समिति और समाज में अंतर, या समुदाय या समाज में अंतर। तो विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उनके बीच जो अंतर बनता है वो अंतर भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। तो समिति और समुदाय के बीच में जो अंतर है, आइए अब उस अंतर को देखते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखेंगे तो आप हेडिंग ज़रूर डालिएगा, एक तरफ समिति, दूसरी तरफ समुदाय। अब पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। देखिए, समिति के निश्चित उद्देश्य होते हैं। समिति की जो स्थापना होती है एक निश्चित उद्देश्य को लेकर की जाती है, उसको पूरा करने के लिए। समुदाय का कोई एक विशेष उद्देश्य न होकर सामान्य उद्देश्य ये होता है, मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की जाती है। समिति में दूसरा पॉइंट है कि समिति का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा सोच विचार करके लिया जाता है। मतलब कि व्यक्ति मिलकर ग्रुप बनाते हैं, सोच विचार करते हैं, फिर सही पड़ता है तो वो समिति की स्थापना करते हैं। जबकि समुदाय जो होता है स्वतः जन्म ले लेता है, अपने आप ये जन्म ले लेता है समाज के अंदर, फिर इसमें भी क्या है, सदस्य आते रहते हैं। समिति में तीसरा पॉइंट देखेंगे कि समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। समिति में चौथा पॉइंट है कि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, क्योंकि जब इसके उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो समिति अपने आप समाप्त हो जाती है। हमेशा के लिए इसकी प्रकृति नहीं होती कि समिति की स्थापना हो गई तो अब वो हमेशा के लिए रहेगी, जबकि समुदाय की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। पांचवा पॉइंट देखेंगे समिति में कि समिति में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रकृति अस्थायी है, टेम्परेरी है, समाप्त हो जाता है। अगर ये परमानेंट होता तो इसमें हमारा भी जीवन व्यतीत हो जाता, संपूर्ण जीवन, जबकि समुदाय में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, अस्थायी होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो अंतर हैं आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छठा पॉइंट देखेंगे कि समितियां साधन होती हैं, जबकि समुदाय स्वयं साध्य होते हैं। समिति में सातवां पॉइंट है कि एक समय में मनुष्य अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है, जबकि समुदाय में एक समय में मनुष्य अनेक समुदायों का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति है तो अगर वो एक व्यक्ति है और ये समिति का सदस्य बन गया है तो इसी टाइम पर वो दूसरी समिति का सदस्य बन सकता है। मगर कोई व्यक्ति है जो इस टाइम पर समुदाय का सदस्य बन गया है तो वो इसी टाइम पर साथ ही साथ दूसरे समुदाय का सदस्य नहीं हो सकता, जबकि इसमें क्या है, एक से अधिक समितियों का सदस्य वो हो सकता है।
अब अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव समाज क्या है, पशु समाज क्या है, फिर इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस बनते हैं जो आपको तैयार करना होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है एग्जाम में आएगा। मैंने पहले भी कह दिया, जितने ऐसे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में जिनमें डिफरेंस बन सकता है वो डिफरेंसेस आपको तैयार करना है। मानव और पशु समाज का वास्तविक अंतर निम्नलिखित सांस्कृतिक आधारों पर ही स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, मनुष्य जो होता है उसके समाज में संस्कृति देखने को मिलती है, जबकि पशुओं के समाज तो होते हैं मगर संस्कृति नहीं होती। तो विभिन्न प्रकार के पॉइंट हैं, उन पॉइंट के माध्यम से हम इन दोनों के बीच में अंतर करके समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2025 के लिए। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यौन संबंधी नियमबद्धता। देखो, मानव समाज में जो यौन संबंधी नियमबद्धता होती है वो देखने को मिलती है। ये संबंध जो है ऐच्छिक और मनमाना न होकर संस्कारों, परंपराओं, नियमों में बंधे रहते हैं, जबकि पशु समाज में ये देखने को नहीं मिलती है। देखेंगे आप, जो यौन संबंधी नियमबद्धता है वो हमारे समाज में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। शादी के बाद ये सारी चीज़ें हैं, जबकि पशुओं के समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा अंतर होगा विशेषीकरण को लेकर। देखिए, मानव समाज की अन्य विशेषता यह है कि उसमें विशेषीकरण की प्रवृत्ति होती है और मनुष्य अपनी संस्कृति और अपनी आवश्यकताओं से संबंधित सभी कार्यों को सीखता है और उनको करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपनी संस्कृति को बनाता है, बल्कि उसमें विभाजन के द्वारा किसी कार्य के विशेषीकरण कर लेने से भी उसमें समस्त सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जबकि पशु समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है। क्या पशुओं के समाज में मनुष्यों जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं? क्या मनुष्य की तरह जब मनुष्य पैदा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे घर में रहकर सीखता है, उसे अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है ताकि वो हर एक सब्जेक्ट को सीखे, हर एक भाषा को सीखे, हर चीज़ को पढ़ सके, समझ सके। तो क्या ऐसा हमारे समाज में होता है? तो क्या ऐसा पशुओं के समाज में होता है? क्या पशुओं को भी स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इनमें विशेषीकरण के रूप में भी एक अंतर बन जाता है। अगला अंतर है सांस्कृतिक विरासत। देखो, सांस्कृतिक विरासत जो है ये भी दोनों के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंसेस कर देता है। ये इनके बीच अंतर करने का बहुत अच्छा पॉइंट है सांस्कृतिक विरासत। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, इसीलिए मानव होता है कि वह अपने विचारों को, अपने अनुभवों को दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र कर देता है। वो अपनी संस्कृति की विरासत को अस्थायी बनाता है। हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति थी वो हमने सीखी और हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी वो सीखेंगी। तो इस तरह से मनुष्य अपने अनुभव से, अपनी भाषा से अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है। जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें सिखाता है कि तुम्हें भी ये परंपरा, रीति रिवाज, नियम, समाज के जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके चलना है। तो इससे क्या है, वो अपनी संस्कृति को ट्रांसफ़र कर देता है अपनी लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि मनुष्यों के पास ज़ुबान है, भाषा है, और अपनी भाषा के माध्यम से वो चीज़ों को समझा देता है। देखिए, जो भाषा और लेखन है ये प्रमुख उपाय हैं जो मानव की इस कार्य में सहायता करते हैं, क्योंकि लिख करके, बोल करके मनुष्य क्या है, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखा देता है। ठीक है, सिखा देता है। सांस्कृतिक विरासत के द्वारा प्रत्येक युग के योग्य व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा संस्कृति को विकसित करते हैं, जबकि पशुओं के समाज में भाषा का अभाव है, जिस कारण वो अपनी संस्कृति को अस्थायी नहीं बना पाते। तो ये एक अंतर का पॉइंट है। अगला इनका पॉइंट है, देखिए, सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय मानव समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह समाज के सदस्यों के द्वारा सामूहिक निर्णय लेने के अनुसार कार्य करता है और इसी विशेषता से सामाजिक व्यवस्था रहती है। मनुष्य अपनी सफलता स्वयं नहीं आंकता, बल्कि अपने विषय में अन्य व्यक्तियों के विचारों एवं निर्णयों को वो महत्व देता है और सामूहिक निर्णय लेता है। समाज में ग्रुप बनाकर निर्णय लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है और उसी के अनुसार कार्य करने के फलस्वरूप मनुष्य जो है, समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे से निर्भर रहते हैं और जुड़े रहते हैं, संबंधित रहते हैं। क्योंकि देखो, समाज में ना मनुष्य जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जुड़े रहते हैं। हर काम को वो पारस्परिक सहयोग के माध्यम से करते हैं, सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से करते हैं, ग्रुप बनाकर करते हैं। जैसे देखो, अगर आपको किराने का सामान लेना है
तो उसके लिए आपके पास दुकान नहीं है। आपको कपड़े खरीदने हैं, शूज़ खरीदने, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी, उसके लिए आपके पास दुकान नहीं है कि अलग अलग वैरायटीज़ हर एक चीज़ की मेरे पास हो जिनकी मुझे ज़रूरत है। जबकि समाज में कोई कपड़ा बेचता है, कोई चप्पल बेचता है, कोई किराने की दुकान खोलता है, मॉल होती है। क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य एक दूसरे पर आश्रित है। आपको किराने के सामान की ज़रूरत है, गल्ला खरीदना है, अनाज खरीदना है, आप किराने की दुकान पे जाके खरीदो, सब्ज़ी जाके सब्ज़ी पर से खरीदोगे जो सब्ज़ी बेचता है। आप कपड़े के लिए कपड़े की दुकान पे जाओगे। अगर आपके पास स्टेशनरी की दुकान है तो लोग कापी किताब पेन पेंसिल वगैरह आपके पास खरीदने के लिए आएंगे। तो मनुष्यों के समाज में सामूहिक निर्णय देखने को मिलता है, जबकि पशुओं के समाज में ऐसा नहीं होता। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, समुदाय की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, समुदाय की विशेषता आपसे पूछेगा। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये सारे जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का निचोड़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए, समुदाय के आवश्यक तत्व या विशेषताएं, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है ना, समुदाय की विशेषता, ये 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो समुदाय के आवश्यक तत्व बताइए, या समुदाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो देखिए, पहला आवश्यक तत्व या विशेषता है समुदाय की निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग का मतलब होता है एक स्थान होना निश्चित, जहाँ पे आपको वो समुदाय देखने को मिलेगा। समुदाय के लिए किसी निश्चित भूभाग का होना अति आवश्यक होता है। जैसे अगर कोई कम्युनिटी बनाना है, समुदाय का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक निश्चित भूभाग हो जहाँ पे उस समुदाय की स्थापना हो, ताकि लोग उसको पहचान सकें। दूसरा है सामुदायिक भावना होना चाहिए। देखो, केवल एक निश्चित भूभाग में रहने से ही मनुष्य समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता, उसमें एकता की भावना का होना भी ज़रूरी है। मतलब जितने भी लोग समुदाय के सदस्य हैं, उनके बीच एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोग की भावना का मतलब हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, कि अगर मेरी कम्युनिटी में 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों के बीच में आपसी मेल जोल होना चाहिए। सभी एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट हो सकें, किसी के बीच घृणा ना हो, नफरत ना हो, सबके बीच पारस्परिक सहयोग हो, मेल जोल प्यार बना रहे। सामुदायिक भावना से अभिप्राय है हम की भावना या एकात्मकता की भावना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे, तीसरा है आपका व्यक्तियों का समूह। देखो, समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह होता है। विदाउट ह्यूमन बीइंग इसको बनाया नहीं जा सकता। इसमें व्यक्ति होते हैं, पीपुल होते हैं। समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। बिना व्यक्तियों के इसकी स्थापना नहीं की जा सकती। उनके सामाजिक संबंधों का जाल, मतलब क्या है? समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, ना कि सामाजिक संबंधों का जाल। सामाजिक संबंधों का जाल क्या है? समाज। सामाजिक संबंधों का जाल समाज है। मानव समूह के अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव समूह का मतलब ह्यूमन ग्रुप, इंसानों का ग्रुप, मनुष्यों का ग्रुप अगर ना हो, अभाव का मतलब ना होना, कमी होना, तो समुदाय की कल्पना की ही नहीं जा सकती। क्योंकि जानवर क्या, पशु मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं? नहीं, इंसान मिलकर बनाते हैं। इसीलिए समुदाय अमूर्त न होकर मूर्त होता है, याद रखिएगा। समुदाय की चौथी विशेषता या आवश्यक तत्व है सामान्य जीवन। आवश्यक तत्व का मतलब समझ लो कि एक कम्युनिटी को बनाने के लिए किन किन तत्वों या एलिमेंट्स की नीड होती है। तो इन सारे एलिमेंट्स की नीड होती है, याद रखिएगा। देखिए, समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य पूर्ति का साधन नहीं होता। इसमें तो सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। लोग एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से खोलते हैं, एक दूसरे की सेवा करने के उद्देश्य से कम्युनिटी बनाते हैं, याद रखिएगा। इसमें कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए या काम पूरा करने के लिए इसको नहीं खोला जाता। हम की भावना होती है, पारस्परिक सहयोग की भावना होती है इसमें। समुदाय का एकमात्र लक्ष्य सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, कि जितने भी सदस्य इसमें हैं सभी के लक्ष्यों की पूर्ति, मतलब आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। इसी के फलस्वरूप हम समुदाय में रहते हैं। जैसे राष्ट्र हो, नगर हो, ग्राम हो, ये सब एक तरह से क्या है? समुदाय हैं।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम आपका, समाज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये देखो, समाज का अर्थ, एक बात मैं आपसे बता दूं कि समाज का अर्थ क्या है और समाज शास्त्र क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब आपको आपका पेपर दिया जाएगा ना, तो 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ये कि समाज क्या है, समाज का अर्थ स्पष्ट कीजिए या समाज को परिभाषित कीजिए। दूसरा ये कि समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए या समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं समाज शास्त्र, तो एज अ सब्जेक्ट उसको फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है पेपर में। एंड समाज का ही हम अध्ययन करते हैं समाज शास्त्र में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, समाज क्या है। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनमें पूछा भी गया है। तो देखो, मैकाइवर ने अपनी पुस्तक समाज में समाज के संबंध में लिखा है। ये समाज के बारे में लिखते हैं। देखो, मैकाइवर एक समाज शास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। इनकी बुक है समाज यानी सोसाइटी। इसी बुक में इन्होंने समाज के बारे में लिख दिया है। एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन ये लिखते हैं, मगर वो छोटी सी डेफिनेशन इस समाज के पूरे अर्थ को समझा देती है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये लिखते हैं कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। आप जिस समाज में रहते हैं ये आप हैं। आपके फैमिली में ही इतने सारे लोग आपके आसपास हैं। इधर आपके रिलेटिव्स हैं, इधर आपके पड़ोसी हैं, इधर आपके दोस्त हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सभी का एक जाल बनता है, आपस में एक कनेक्शन बनता है। तो सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इस तरह से क्या बनता है, सामाजिक संबंधों का जाल बनता है। ठीक है, तो अब देखिए, जो दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं समाज के बारे में, वो र्यूटर लिखते हैं कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों में और इन सदस्यों के बीच जो पारस्परिक जटिल संबंध पाए जाते हैं उनका बोध कराता है। तो इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जो समाज है, मनुष्यों को समूह को नहीं कहते, अपितु समूह के मनुष्यों के मध्य जो पारस्परिक अथवा सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उन्हीं के जाल को समाज कहते हैं। अरे, मनुष्यों के समूह को समाज नहीं कहते, जबकि समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो समूह में रहते हैं, उनका आपस में जो कनेक्शन है, रिलेशन है, उनको हम समाज कहते हैं, उनके जाल को हम समाज कहते हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समाज और समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि समाज और समुदाय में अंतर इम्पॉर्टेंट है। तो समाज और समुदाय के बीच में क्या अंतर बनता है, ये आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जब एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो पहले हेडिंग डालेंगे, फिर एक तरफ आप समाज, दूसरी तरफ आप समुदाय लिखेंगे। पहला पॉइंट हम समाज में देखते हैं। समाज क्या है, एक निश्चित भूभाग पर नहीं बसा, ये निश्चित होता है। मतलब एक क्या निश्चित भूभाग है, वो समाज है। समाज तो पूरी दुनिया में पाया जाता है ना, तो समाज क्या है, हम जिसमें रहते हैं वही समाज है। जबकि समुदाय का आधारभूत तत्व एक भूभाग है, यह निश्चित स्थान पर बसा होता है। मतलब कि अगर समाज के ही लोग तो मिलकर समुदाय बनाते हैं, तो अब ये समाज में कुछ लोग मिलकर समुदाय को क्रिएट कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, तो एक जगह खोजते हैं कि वहाँ पे अपने समुदाय की वो स्थापना करेंगे। जबकि समाज की स्थापना तो ऑटोमेटिक हुई है ना। दूसरा समाज में आप देखेंगे पॉइंट कि समाज में सामुदायिक भावना नहीं होती, अपितु सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। मतलब समाज में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामुदायिक भावना है, जबकि इसमें सहयोग होता है और संघर्ष दोनों होता है। मतलब सहयोग का मतलब कि किसी की मदद कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है, अपने लाइफ में सक्सेस होना चाह रहा है, तो कुछ लोग उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, मगर कुछ लोग उससे संघर्ष करेंगे कि वो आगे ना बढ़े, मैं उससे आगे जाऊँ। तो समाज में संघर्ष, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, नफरत, प्यार, हम सब कुछ देखते हैं। जबकि समुदाय क्या है, सामुदायिक भावना का समुदाय का प्राण है। बिना हम की भावना के समुदाय का अस्तित्व संभव ही नहीं होता। इसमें हम की भावना ज़रूरी है। अब कहाँ समाज में लाखों लोग, करोड़ों लोग रहते हैं, और समुदाय में ज़रूरी तो नहीं है ना लाखों करोड़ों लोगों, 100, 200, 300, 50, 60 इस तरह से अगर सदस्य हैं तो उनमें हम की भावना होती है, जबकि समाज में ऐसा नहीं होता। अगला देखिए,
समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बाना होता है, क्योंकि समाज में आप 1 2 3 जैसे अल्लाह इतने सारे लोग रहते हैं कि सबका आपस में कनेक्शन होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। जबकि समुदाय व्यक्तियों के संगठन का नाम है। व्यक्ति मिलकर एक संगठन स्थापित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। चौथा है सामाजिक संबंध अदृश्य होने के कारण अमूर्त होते हैं, मतलब दिखते नहीं, अमूर्त होते हैं। और समुदाय तो व्यक्तियों के संगठन को कहते हैं, तो इसीलिए क्या है, ये मूर्त संगठन होता है। समाज अमूर्त है और समुदाय मूर्त है, याद रखिएगा। अगला देखिए पॉइंट है, 5वां पॉइंट है कि समाज अधिक विस्तृत होता है। अधिकतर समुदाय समाज के ही अंतर्गत होते हैं, बाद में समाज पहले होता है। मतलब समाज पहले है, समुदाय बाद में है, क्योंकि समाज के ही लोगों ने तो समुदाय को स्थापना की ना। समुदाय के लोग थोड़ी समाज को बनाते हैं, समाज के लोग समुदाय को बनाते हैं, याद रखिएगा। पहले समाज से ही निकल के कुछ सदस्य बनाते हैं समुदाय। तो समुदाय के निर्माण एवं विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है, ये बाद का संगठन होता है, इसके पहले समाज है, याद रखिएगा। तो इनके बीच ये सारे डिफरेंसेस आप तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, समिति तथा समाज में अंतर। जितने भी अंतर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बता दूंगी, ताकि आप सबको तैयार कर लो, क्योंकि ना क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाए। हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले महासंग्राम क्लास दे दी जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास दे दी जाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी 100% कर सकें। 80% भी ना करें, 100% कर सकें, याद रखिएगा। हमारी कोशिश यही है, इसलिए हम मेहनत आपके लिए बहुत करते हैं। सक्सेस मास्टर पॉइंट आपके लिए बेस्ट चैनल है। आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और 6 सेमेस्टर तक पढ़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। 3 सालों तक, और जिनका भी ये 4 साल हो जाएगा, बहुत सारे कॉलेजेस में संशोधन जो हो रहा है नया, तो आपको हमारे चैनल पे सब कुछ मिलता रहेगा। नए जो अपडेट्स भी आते हैं BA BSc BCom को लेकर के, वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं समिति और समाज में क्या अंतर है। समाज और समुदाय का अंतर हमने देख लिया, समझ लिया, और उम्मीद करती हूँ कि अब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप लिख लेंगे। तो समिति और समाज के बीच में अंतर का पहला पॉइंट है कि समिति व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। क्योंकि समाज तो पहले से ही है, करोड़ों लोग समाज में रह रहे हैं, दुनिया में एक नहीं लाखों करोड़ों समाज हैं। तो समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, जो पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। जबकि समाज के ही कुछ लोग मिलकर क्या बनाते हैं? समिति बनाते हैं। तो समिति व्यक्तियों का समूह होता है, याद रखिएगा। समिति में दूसरा पॉइंट है कि समिति अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब समिति एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। तो जैसे ही उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही समिति क्या है? फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है। जबकि समाज लगभग अस्थायी होता है, ठीक। तीसरा अंतर है, समिति एक मूर्त संगठन है जो दिखाई देता है, जबकि समाज एक अमूर्त संगठन है। चौथा अंतर है कि समिति में सहयोग की भावना पाई जाती है, क्योंकि जब समिति की स्थापना अगर समाज में रहने वाले 50 लोगों ने मिलकर की, तो 50 लोगों का लक्ष्य क्या है? एक है। उद्देश्य क्या है? एक है। अब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 50 लोग मिल करके आपस में एक दूसरे की भावना, सहयोग के साथ क्या करेंगे? मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जबकि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। अगर मान लीजिए आपके समाज में कोई व्यक्ति है जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है, और आप उसकी मदद कर रहे हैं कि चलो भाई मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम मेहनत करते रहो, हम तुम्हारे काम आएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। जबकि अगर कोई और व्यक्ति है उसके आसपास में ही, उसके रिलेशन में, पड़ोस में, तो वो सोचेगा कि ये बंदा आगे ना जाए, मैं इसको पीछे करने के लिए दिन रात मेहनत करूँगा, इससे संघर्ष करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, और अपने से आगे तो नहीं जाने दूँगा। तो समाज में सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक इंसान समाज के अंदर क्या है? दूसरे इंसान को कष्ट पहुँचाने के लिए भी तत्पर रहता है, तैयार रहता है। जबकि जो समिति होती है उसमें सहयोग की भावना होती है। ऐसा इसमें नफरत वगैरह चीज़ें नहीं देखने को मिलती समिति में, जबकि समाज में देखने को मिलती हैं।
समिति और समाज के बीच जो अंतर का 5वां पॉइंट है वो है समिति जानबूझकर बनाई जाती है। जाहिर सी बात है कि अब लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, सोच विचार करके, तो जानबूझकर इसकी स्थापना की गई। और इसमें 5वां पॉइंट है कि समाज का विकास स्वतः होता है। समाज तो अपने आप है ना, क्या हमने मिलकर बनाया है समाज को? नहीं। छठा अंतर है समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, मतलब अगर आप चाहें तो समिति के सदस्य बन जाएं, नहीं चाहें तो नहीं बने। समाज की सदस्यता अनिवार्य है। आप पैदा होते ही समाज में जन्म ले लिया तो आपने तो कोई सदस्यता नहीं ली ना, कि नहीं मुझे समाज में रहने की सदस्यता नहीं चाहिए, मैं समाज में नहीं रह सकता, ऐसा तो नहीं है। आप पैदा हुए समाज के अंदर, आप अब समाज के उसी कल्चर को, रीति रिवाज, परंपराओं को, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो आप समाज के सदस्य हो गए। ये इसकी सदस्यता क्या है? अनिवार्य है। जबकि समिति की ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब आपके ऊपर है, आप चाहो तो समिति के सदस्य बनो, ना चाहो तो ना बनो। 7वां अंतर है कि समिति निश्चित उद्देश्य की पूर्ति से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें एक निश्चित उद्देश्य को लेकर ही इसकी स्थापना की जाती है। जबकि समाज का उद्देश्य समान होता है, सामान्य होता है। जैसे हम सब समाज में रह रहे हैं, आप अपना काम, हम अपना काम, सब कोई अपना अपना काम करता है, रिश्तेदारों दोस्तों के साथ मिलकर रहता है, तो समाज का समान उद्देश्य है। जबकि इसका एक निश्चित फिक्स्ड पर्पस होता है समिति का। तो आई होप कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अर्जित परिस्थिति के कारकों की विवेचना कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अर्जित स्थिति क्या है, अर्जित परिस्थिति क्या है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जित स्थिति, अर्जित स्थिति किसको कहते हैं? जिसको कमा करके, मेहनत करके प्राप्त की जाए। आपको मैं अर्जित स्थिति और प्रदत्त स्थिति के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आपके सिलेबस में आपको पढ़ना था तो मैंने आपको पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में तो ऑल वीडियोस ऐड हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बड़े अच्छे से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। अर्जित स्थिति, समाज के अंदर एक 2 तरह की स्थिति होती है, प्रदत्त स्थिति होती है और एक अर्जित स्थिति होती है। तो अर्जित स्थिति के कारकों की विवेचना कीजिए कि मतलब किन किन कारणों से स्थिति जो है अर्जित होती है, या फिर अर्जित परिस्थिति के आधारों की विवेचना कीजिए। क्या क्या आधार है अर्जित परिस्थिति के? देखो, अर्जित परिस्थिति कहे या अर्जित स्थिति कहे, बात तो एक ही है। तो देखो, अथवा कर दिया ना, यानी दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आंसर देखेंगे, इसको समझेंगे, समझे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे हर एक आंसर मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ना चीज़ें बना करके लिखने में भी आसानी रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड बाय वर्ड चीज़ें नहीं याद कर सकते। बहुत सारे, क्या 90% स्टूडेंट्स तो यहाँ ऐसे ही होंगे ना, जो वर्ड बाय, देखिए बचपन में ये चीज़ें चलती थी कि चलो थोड़ा हम वर्ड बाय वर्ड याद कर लें, बच्चे थोड़ा रट्टा मार लेते थे ना, ऐसा तो सभी के साथ होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारा जो माइंड सेटअप होता है वो दूसरे तरीके का हो जाता है और हमें चीज़ों को ना रटने से ज़्यादा समझने की नीड होती है। अगर हम अपने टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें कि हाँ इसका मतलब क्या है, तो वो चीज़ें ना हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको अपने वर्ड्स में भी बनाकर लिख सकते हैं, फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कुछ चीज़ें एकदम जो हैं सो हैं, उसमें बना नहीं सकते, तो वो अलग बात है। मगर जो सब्जेक्ट्स आप बनाकर लिख सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और सोशियोलॉजी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समाज के बारे में हर एक चीज़ होती है, तो आपके लिए आसानी ही आसानी है और हम आपको प्रोवाइड कराते हैं तो आपके लिए और भी आसानी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दिया कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग अपने कमेंट्स भेजते हैं। तो चलिए, व्यक्ति व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्रयास करके जिन स्थिति को, पद को अथवा स्थान को प्राप्त करता है, वही स्थिति समाज में उसकी अर्जित स्थिति कहलाती है। समझ में आया? आप पैदा हुए, आप एक नॉर्मल सी लड़की हैं, आप पैदा हुए एक नॉर्मल से लड़का हैं, आप समाज के अंदर पैदा होते ही आपकी क्या स्थिति हो गई? वो आपकी प्रदत्त स्थिति हो गई कि आप एक लड़की हैं, आप एक लड़का हैं, ये आपकी प्रदत्त स्थिति हो गई। कोई मेहनत करके पढ़ के लड़का या लड़की नहीं बनता, पैदा होते ही हो जाता है। जो जैसा पैदा हुआ, जिस जाति में आप पैदा हो गए वो आपकी प्रदत्त स्थिति हो गई। जाति भी कमाकर प्राप्त नहीं की जाती, मगर आपने बड़े होते ही ड्रीम देखा कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपको बनना है, टीचर बनना है, जो कुछ भी आपको बनना है, मैं उसके लिए मेहनत करूँगा। तो आप अपने गुणों के आधार पर मेहनत करके, पढ़ लिख कर, दिन रात को एक करके आपने
ठान ली कि मैं बिजनेसमैन बन के रहूँगा, सक्सेसफुल पर्सन बन के रहूँगा, तो आपने समाज में एक अच्छी स्थिति प्राप्त की, IAS, डॉक्टर, IIT इंजीनियर, जो भी आप बनते हैं, तो वो पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद आपको प्राप्त होती है, तो वो स्थिति कहलाती है अर्जित स्थिति। समाज में कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनकर पैदा नहीं होता, वो मेहनत करके बनता है, तो वो अर्जित स्थिति है। मतलब जो मेहनत करके प्राप्त की जाए, समाज में जो स्थान प्राप्त किया जाए, वो अर्जित स्थिति कहलाता है। जो व्यक्ति साहसी, निपुण और धैर्यवान होते हैं, वे समाज में महत्वपूर्ण स्थितियां प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अब बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे दे रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण स्थिति से उठ करके भारत के प्रधानमंत्री के पद तक जा पहुँचे, तो ये क्या उनके लिए एक अर्जित स्थिति है ना। समाज के अंदर अर्जित स्थिति के निम्नलिखित आधार हैं। आधार कौन कौन से हैं, पॉइंट वाइज हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, हेडिंग वाइज, ताकि आप एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी अपना आंसर अच्छे से दे सकें। यहाँ से सेक्शन A, B, C तीनों आपका तैयार होगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला आपका पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा भी एक क्या है, अर्जित स्थिति का आधार है। शिक्षा अर्जित स्थितियों का आधार बनती है। उदाहरण के लिए विभिन्न सेवा, जिसमें प्रशासनिक और साधारण सेवाएं दोनों ही शामिल होती हैं। शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित होती है और समाज में जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं उन्हें अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में अधिक सम्मान प्राप्त होता है। आप देखेंगे पढ़े लिखे व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। उन्होंने पढ़ लिख कर, मेहनत करके अपनी स्थिति बनाई, अर्जित स्थिति उनकी बहुत अलग से अलग है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि हम भी पढ़ें, हम भी अब कुछ बने, ताकि हमारा भी सम्मान हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी सम्मान हो, समाज के अंदर मेरी एक अच्छी स्थिति हो। तो आप अर्जित करेंगे तो होगी ना, तो आपको करना होगा, बिल्कुल करना होगा। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो इसलिए आपको पढ़ना होगा, अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनानी होगी, बड़े बड़े पद पे आपको बनना होगा। चलिए, पहला आधार देखा शिक्षा। दूसरा आधार देखते हैं। दूसरा आधार है प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण। देखो, समाज में अनेक स्थितियां प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक आदि स्थितियां इसी प्रकार की ही हैं। यह प्रशिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की हो सकती हैं। हम आपके एक टीचर हैं, आपके कॉलेज में टीचर हैं। देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर होते हैं ना, जो PhD करके आते हैं। तो अब देखिए, उन्होंने मेहनत करके अपना अर्जित स्थिति प्राप्त की, ऊंचे पद पे वो काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी जाएंगे। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, लगती ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। हार्ड ज़रूर है, मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। बस आपको मेहनत और आपके अंदर होना चाहिए एक पैशन। देखो, पैशन जो होता है इंसान का कुछ भी करवा देता है। मतलब अगर आपको IAS बनने का जुनून हो गया तो आप मेहनत करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना। और फिर अगर आपको नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे, सोचेंगे हटाओ यार, BA करके छोड़ देता हूँ, देखूंगा जो होगा। तो ऐसा नहीं चाहिए, मेहनत कीजिएगा। तीसरा आधार है धन दौलत। धन दौलत की स्थिति निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। देखो, आज समाज में जिसके पास धन दौलत है उन्हें ऊंची स्थिति प्राप्त होती है, फिर चाहे वो थोड़ा सा अगर कम भी पड़ा हो तो भी होती है। क्योंकि देखो, मनी जो है ना, वो ऑटोमेटिक समाज में व्यक्ति का सम्मान ऊंचा कर देती है। जिसके पास मनी है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर है, तो ये भी समाज में एक अच्छी स्थिति होती है। और बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब परिवार में पैदा होते हैं, मगर मेहनत करके, मेहनत लगन के साथ दिन रात एक करके मेहनत करके बिजनेस खड़ा करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, तो उनके पास धन दौलत, बड़ी गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाता है। तो भी उनकी अर्जित स्थिति है कि साधारण से परिवार से होकर के उसने अपना मुकाम कहाँ तक बना लिया। लेकिन यह भी सही है कि अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन दौलत तो नहीं होती, तथापि उनकी समाज में ऊंची स्थिति होती है, तथा विद्वान, विचारक आदि। मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत गरीब भी होते हैं, मगर वो विद्वान हैं अगर, तो उनकी स्थिति क्या है, बहुत अच्छी है। तो ये सब आधार हैं अर्जित स्थिति के। चौथा है व्यवसाय। देखिए, जिन व्यक्तियों का व्यवसाय ऊंचा होता है उनकी स्थिति ऊंची मानी जाती है। मजदूरी की स्थिति से उनकी स्थिति ऊंची होती है। जिनका व्यवसाय अच्छा है, मजदूरी की स्थिति से मतलब उनकी स्थिति तो अच्छी होती है। आगे देखेंगे, पाँचवा है राजनीतिक सत्ता। अर्जित स्थिति का ये भी एक आधार है, राजनीतिक सत्ता। देखो, जिस व्यक्ति के पास राजनीतिक सत्ता या बल है उसकी स्थिति साधारण जन
से ऊंची होती है। नेताओं की स्थिति ऐसी ही है, जाहिर सी बात है उनकी स्थिति ऊंची है, वो नेता हैं, राजनीतिक सत्ता में जो होते हैं उनकी भी प्रतिष्ठा मतलब समाज में होती है, उनका भी सम्मान होता है। उदाहरण के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शासक दल के लोगों की तुलना में विपक्षी दलों के लोगों की स्थिति नीची होती है। छठा पॉइंट देखेंगे शारीरिक शक्ति। देखो, पिछड़े विशेषकर आदिवासी समाजों में तो व्यक्ति जितना शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है उसकी स्थिति उतनी ही ऊंची मानी जाती है। आज इसका महत्व कम होता जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है, पॉइंट्स हैं अर्जित स्थिति के, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आइए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदत्त एवं अर्जित स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। बार बार बताऊंगी कि अर्जित स्थिति कहे या अर्जित परिस्थिति कहे, प्रदत्त स्थिति कहे या प्रदत्त परिस्थिति कहे, बात एक है, स्थिति या परिस्थिति, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैंने पहले ही बता दिया। पैदा होते ही जो स्थिति मिल जाती है समाज के अंदर वो प्रदत्त हो जाती है। आप जिस जाति में पैदा हो गए वो आपकी प्रदत्त स्थिति हो गई, वो आपने बड़े होकर कमाकर नहीं हासिल की, मेहनत करके पढ़ के नहीं प्राप्त की। आप उच्च जाति में हो जाए, निम्न जाति में हो जाए, जिस प्रकार की जाति में आप पैदा हो जाए वो आपकी प्रदत्त स्थिति है, जो पैदा होते ही समाज आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा आप लड़का हैं या लड़की, ये भी आपकी प्रदत्त स्थिति है। जबकि अर्जित स्थिति जो मैंने आपको पीछे अभी समझाई है ना, तो आप उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। तो देखिए इसी तरह से समझे रहेंगे ना तो एग्जाम में बहुत आसानी रहेगी। पहला पॉइंट अंतर का है कि प्रदत्त स्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा ही प्रदान की जाती है और उसके लिए व्यक्ति को किसी प्रकार की मेहनत या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दूसरी ओर क्या होता है कि अर्जित स्थिति वह है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता के द्वारा प्रयत्न करके प्राप्त करता है। आप लड़का पैदा हुए, समाज ने आपको प्रदान कर दिया। मतलब आप जिस जाति में पैदा हुए, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आपकी हाइट कैसे है, मतलब ये चीज़ें तो आपको समाज में पैदा होते ही मिल जाती हैं। अगर आप जिस भी जाति के हों, ये तो मायने नहीं रखता ना कि आप डॉक्टर बन जाएं, IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, तो ये आपकी अर्जित स्थिति हो जाएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। दूसरा देखेंगे अंतर, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति की आनुवंशिकता, माता पिता की स्थिति, लिंग, जाति एवं नातीदारी के संबंधों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये सब उसकी प्रदत्त स्थिति हैं। परंतु व्यक्ति द्वारा अर्जित परिस्थिति उसके माता पिता अथवा वंश परंपरा से भिन्न हो सकती है। मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप पैदा होकर बड़े होकर मेहनत करके अगर डॉक्टर बन जाए तो आपके माता पिता भी डॉक्टर हो। आपकी स्थिति उनसे अलग हो गई ना, अर्जित स्थिति आपके रिलेटिव से अलग हो गई। आप IPS IAS बन गए, हो सकता है आपके पूरे रिलेटिव्स में कोई ना हो, तो आपकी रिलेटिव्स कैसे भी हो, आपकी अर्जित स्थिति दूसरी हो गई। मगर जो प्रदत्त स्थिति होती है उसमें माता पिता की स्थिति से मैच करती रहती है। लिंग, जाति, नातेदारी, इन सबों का ध्यान रखा जाता है प्रदत्त परिस्थिति में। तीसरा अंतर है, प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, उसमें सामान्यतः कोई परिस्थिति वर्तमान नहीं होती। दूसरी ओर जो अर्जित परिस्थिति है वो प्रभावशाली होती है और व्यक्ति के जीवन काल में ही उसमें अनेक बार परिवर्तन कर सकती है। मतलब आप लोगों ने बहुत दफ़ा ऐसे IAS ऑफिसर देखे होंगे जो पहले MBBS करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद भी वो UPSC का एग्ज़ाम देकर क्रैक करते हैं और वो IPS या IAS ऑफिसर बन जाते हैं। तो इससे क्या है कि मतलब प्रदत्त स्थिति तो जैसी है उसमें ज़रूरी नहीं कि परिवर्तन किया जा सके। आप जिस जाति में पैदा हो गए आप उसको बड़े होकर बदल तो नहीं सकते। मगर अगर आप एक बार डॉक्टर बन गए तो आपकी समाज में अर्जित स्थिति डॉक्टर की है। मगर आप अगर UPSC का एग्ज़ाम दे करके IAS ऑफिसर बन जाए क्रैक करने के बाद एग्ज़ाम को, तो आपकी स्थिति में बदलाव आ गया, आपकी अर्जित स्थिति में क्या हो गया, बदलाव आ गया। तो इस तरह से होता है। तो ये सारे अंतर हैं आपके। अगला चौथा अंतर देखेंगे, प्रदत्त परिस्थिति का मुख्य रूप से समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होती है और इसी कारण से इसमें कुशलता बहुत ज़्यादा कम होती है। और दूसरी ओर क्या होता है कि जो अर्जित परिस्थिति होती है उसके संबंध में समाज की आर्थिक व्यवस्था से है और वर्तमान युग में आर्थिक अवसरों में वृद्धि के फलस्वरूप अर्जित जो स्थिति है उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जाहिर सी बात है उस समाज में मतलब पद ऊंचा हो जाता है तो इंसान का सम्मान किया जाता है और फिर उनके अपने पद के अकॉर्डिंग कुछ भूमिका होती है जो समाज में उनको निभानी होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इनको तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ व्यक्ति की भूमिका हो जाती है तो भूमिका को परिभाषित कीजिए, देखो पूछे जाएंगे। भूमिका की अवधारणा को संक्षेप में विश्लेषित कीजिए, मतलब शॉर्ट में आप विद्वानों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को लिख डालिए। अब जैसे देखो
अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो उसकी भूमिका क्या है अब समाज में? उसको अपना रोल भी तो निभाना है कि वो पेशेंट की मतलब उसके पास पेशेंट आते हैं, वह उनका ख्याल करेगा, उनका अच्छा इलाज करेगा, अच्छा ट्रीटमेंट करेगा, अपने पेशेंट से अच्छा व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से जो उसकी अर्जित स्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो अपने रोल को पूरा करेगा। तो भूमिका को परिभाषित करना है तो भूमिका की कुछ परिभाषाएं निम्न इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा है लिंटन के अनुसार। लिंटन ने बहुत छोटी सी अच्छी सी डेफिनेशन दी है कि भूमिका शब्द का प्रयोग किसी स्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है के यंग के अनुसार। ये लिखते हैं कि व्यक्ति जो करता है उसी को हम उसकी भूमिका कहते हैं। समाज के अंदर आईएएस ऑफिसर हैं, अगर किसी भी ज़िले में प्रशासन को संभालना उनका काम है तो आईएएस बनने के बाद उनकी भूमिका यही है। तो वही मतलब। तीसरा है सार्जेंट के अनुसार। ये लिखते हैं कि व्यक्ति का कार्य करना सामाजिक व्यवहार का एक प्रतिमान या प्रकार होता है जो उस समूह की आवश्यकताओं, आशाओं और परिस्थितियों के अनुसार उचित प्रतीत होता है। तो ये सब भूमिका की डेफिनेशन है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 90% इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है सभ्यता की विशेषताएं क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभ्यता से भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो सभ्यता, संस्कृति, ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। सभ्यता की पहली विशेषता है सभ्यता उपयोगिता से संबंधित है। जैसे कि देखो, जब मैं आपका क्लास करा रही थी सभ्यता और समाज, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, सभ्यता और समाज नहीं, सभ्यता और संस्कृति, ये तो हमें समाज में देखने को ना मिलती हैं। संस्कृति हमारा कल्चर होता है, हर समाज का अलग अलग कल्चर हो सकता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। सभ्यता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप जिन चीज़ों का आविष्कार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो उसकी सभ्यता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में मनुष्य ये भी नहीं जानता था कि मतलब वो पैदल यात्रा करता था, है ना। पहले के टाइम में वो ये भी नहीं जानता था कि उसे भोजन क्या करना है, पका कर खाना है। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, अपनी सभ्यता बनानी सीखी, फिर वो भोजन को पका करके खाना सीखा। पहले वो कच्चे गोश्त भी खा जाया करता था, आदि मानव जो थे। तो ऐसे ही सभ्यता का विकास हुआ है। तो पहली जो विशेषता है सभ्यता की वो है सभ्यता उपयोगिता से संबंधित है। जैसे हवाई जहाज, मोटर, रेल, बस, रेडियो आदि जो सभ्यता के अंग हैं सभी उपयोगी हैं। पहले मनुष्य पैदल सफ़र करता था, फिर धीरे धीरे साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ये सब देखेंगे, सभी का आविष्कार हुआ। तो आप देखेंगे हमारी सभ्यता कितनी विकसित हो गई है। पहले एरोप्लेन था क्या, पहले दूर का सफ़र आदमी कैसे करते थे, पैदल किया करते थे। फिर धीरे धीरे पानी वाला जहाज़ आया, फिर एरोप्लेन आया। घंटों में आप किसी भी देश में जा सकते हैं, सिर्फ घंटों का समय लगेगा, एक दिन भी नहीं लगेगा और आप चले जाएंगे। रेडियो बनी न्यूज़ देखने के लिए। अब तो आप देखेंगे कि क्या है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है और इंटरनेट है, जिसके माध्यम से कि हम कहीं भी बैठ के कुछ भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आदमी तो अब लोग क्या करते हैं, ड्रामा भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट होता है। मतलब पहले ऐसा तो नहीं था ना। तो धीरे धीरे हमारी सभ्यता विकसित हुई है। सभ्यता की दूसरी विशेषता है सभ्यता कार्यप्रणाली अथवा साधन है, जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। रेडियो से हम गीत भी सुन सकते हैं और समाचार भी सुन सकते हैं। तो सभ्यता हमारा साधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, याद रखिएगा। सभ्यता की तीसरी विशेषता है सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है। जाहिर सी बात है कि सभ्यता पीछे की ओर कभी नहीं लौटती। आज एरोप्लेन का आविष्कार हुआ है तो क्या एरोप्लेन अब नहीं आगे रहेगा? ऐसा नहीं है ना, हमेशा रहेगा और सभ्यता हमेशा बढ़ती जाएगी। पहले देखेंगे आप कुछ नहीं था, पहले रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, हर चीज़ें हैं। तो आप देखें धीरे धीरे हम आगे ही बढ़ रहे हैं ना, सभ्यता के क्षेत्र में पीछे नहीं जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभ्यता हमेशा आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे रेलगाड़ी के बाद हवाई जहाज़ और हवाई जहाज़ के बाद द्रुतगात से चलने वाले रॉकेट विमानों का प्रचलन हो गया। अर्थात भौतिक साधनों में निरंतर क्या है, वृद्धि होती चली जा रही है। ये सब हमारी सभ्यता है। चलो अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा है सभ्यता बिना प्रयास के सफलता से फैलती है। देखो सभी मुल्कों के लोग वैज्ञानिक मशीनों का उपयोग सीखते जा रहे हैं और इन्हीं को अपना रहे हैं। भारत में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण दैनिक जीवन का अंग बनते जा रहे हैं। तो ये क्या है, सभ्यता की विशेषताएं हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा।
तो ये सारी सभ्यता की विशेषताओं को इन सभी सभ्यता की विशेषताओं को आप तैयार कर लीजिएगा। 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति की परिभाषा दीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आप देखेंगे ये सारा आपके लॉ में पूछता रहता है। तो संस्कृति की परिभाषा देना है या आपको इसकी अवधारणा पेश करना है, तो आप परिभाषा जब भी देंगे विद्वानों के अनुसार देंगे, मार्क्स आपको एग्जामिनर अच्छा देगा। संस्कृति को विचारकों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। आइए उन परिभाषाओं को देखते हैं। पहली परिभाषा है, टाइलर ने क्या लिखा है संस्कृति के बारे में। ये लिखते हैं कि संस्कृति व जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, संपदा, समाज की प्रथाएं शामिल हों। संस्कृति के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, रीति रिवाज, समाज के अंदर कानून, आचरण, कला, विश्वास, ज्ञान, परंपराएं, ये सारी संस्कृति होती हैं समाज की। और ज़रूरी नहीं है कि हर समाज की संस्कृति या कल्चर सेम हो। संस्कृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कल्चर, और सभ्यता को सिविलाइजेशन, याद रखिएगा। चलिए दूसरी डेफिनेशन है, A.L. क्रोबर के अनुसार ये लिखते हैं संस्कृति के बारे में कि संस्कृति मनुष्य की एकमात्र विशेष उपज है और सृष्टि में इनका एक विशेष गुण है। तीसरी डेफिनेशन है, J.S. स्लोटकीन के अनुसार ये संस्कृति का वो स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि संस्कृति समाज में पाई जाने वाली प्रथाओं का अंग है और जो कोई भी इन प्रथाओं के अनुरूप कार्य करता है वह संस्कृति में समझ लीजिए भाग लेता है, और समाज की जो संस्कृति होती है उसी समाज के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से भी समाज की संस्कृति वह है जिसके अनुसार उन समाज, देखेंगे यहाँ पे देखो, शारीरिक दृष्टिकोण से भी समाज की संस्कृति वह है जिसके अनुसार उन सामाजिक प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है। तो ये 3 डेफिनेशन संस्कृति की आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछता है कि संस्कृति को परिभाषित करते हुए संस्कृति की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे आप सारी परिभाषा को इस तरह से पेपर में लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछता है कि संस्कृति की अवधारणा और परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो संस्कृति की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली विशेषता देखेंगे, संस्कृति सीखे हुए आचरणों का नाम है। एक डेफिनेशन के थ्रू आप संस्कृति की ये पहली हेडिंग को समझा दीजिए। पहली डेफिनेशन है लुंडबर्ग के अनुसार, ये लिखते हैं कि संस्कृति जैविक या विरासत न होकर के सामाजिक सीख पर आधारित होती है। जैसे अभिवादन, गायन, वस्त्र पहनना, नृत्य करना आदि सीखे हुए आचरण कहलाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें समाज में सीखा है। गाना गाना क्या कोई व्यक्ति ऐसे ही सीख लेता है, पैदा होते ही गाता है? नहीं, वो सीखता है अच्छे से, गाने का ढंग, डांस करने का ढंग, सब कुछ सीखता है। वो उसकी संस्कृति है, किस तरह से अपने समाज में उसे जीवन व्यतीत करना है। दूसरी विशेषता है, संस्कृति से सीखे हुए आचरण संबंधित प्रतिमानों के रूप होते हैं। पहला है कि किसी भी व्यक्ति के आचरण का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, वरना इनका महत्व अन्य लोगों के संबंधों में ही होता है। एक आचरण अन्य आचरणों से भी संबंधित होता है और हर एक के आचरण निर्धारित हो जाने पर समाज तथा उसकी संस्कृति उससे यही आशा करती है कि वो इसी संस्कृति के अनुसार आचरण करेगा और इसी के आधार पर अपने आचरणों का नामांकन करेगा। जैसे कि बच्चों की तरह आचरण करने वाले युवक के कार्यों को बचकाना आचरण कहा जाता है। मतलब बड़े की तरह वो आचरण करे, समाज में रहकर बड़ों की तरह बिहेवियर करे। अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो गया वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, कहेंगे क्या बचकाना हरकतें करते हो, मतलब बड़े हो गए तो बड़ों के अकॉर्डिंग जियो ना। तो इस तरह से संस्कृति को सीखा जाता है वक्त के साथ। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। तीसरा है कि संस्कृति के प्रति प्रतिमान शिक्षात्मक होते हैं। देखो, किसी को भला बुरा या सत्य असत्य और उचित अनुचित विचार की शिक्षा छोटी से बड़े से मिलती है। छोटों को क्या होती है, बड़ों से मिलती है। और इसको थोड़ा साइज़ कम कर देती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। देखो, तीसरा क्या है, संस्कृति के प्रतिमान शिक्षात्मक होते हैं, क्योंकि छोटे बड़ों के द्वारा ही संस्कृति को सीखते हैं। देखिए, चाहे कोई अच्छी भली चीज़ हो, सत्य यानी सच या झूठ बोलना, या कोई उचित या अनुचित विचार जो होते हैं, उसकी जो शिक्षा है वो छोटों को किन से मिलती है, बड़ों से मिलती है।
बड़े जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, उनके घर के छोटे भी वैसा ही सीख के करते हैं ना। तो उचित अनुचित की धारणा परिणाम पर निर्भर करती है। किसी भी व्यक्ति के कार्य का परिणाम यदि अच्छा होता है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब होता है उसको कॉपी करते हैं और ऐसे ही अपने भी आचरण करने लगते हैं। और इस प्रकार जनरीति परंपरा का रूप लेकर वह विचार संस्कृति का अंग बन जाती है। फिर हर कोई उसी को फॉलो करने लगता है जब वो संस्कृति बन जाती है। तो चौथी विशेषता है संस्कृति के प्रतिमान भौतिक व अभौतिक दोनों ही होते हैं। देखिए, वस्तुवादी चीज़ें भौतिकवादी प्रतिमानों के आएंगी और विचारवादी संबंधों को प्रभावित करने वाली भौतिक अभौतिक प्रतिमान में आएंगी। पांचवी विशेषता है संस्कृति की संस्कृति में सार्वभौमिक स्वीकृति भी होती है। देखो, समाज में कोई भी आचरण संस्कृति का अंग तभी कहलाता है जब पर्याप्त लोग उसे स्वीकार करते हैं। अगर कोई एक आचरण कोई एक अकेला व्यक्ति कर रहा है तो उसे हम समाज की संस्कृति नहीं कहेंगे। अगर उसका आचरण अच्छा है, उचित है, अच्छे उसके विचार हैं, तो धीरे धीरे उसके आचरण को देखकर हर कोई फॉलो करेगा। धीरे धीरे उसका वही आचरण एक समाज की संस्कृति का अंग बन जाएगा। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि सार्वभौमिक स्वीकृति का आवश्यक तत्व है, जिसे हर कोई समाज में स्वीकार करे, हम उसी को स्वीकृत मतलब संस्कृति कहेंगे। तो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, संघर्ष की परिभाषा दीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, संघर्ष की परिभाषा भी आपको तैयार कर लेना है। संघर्ष की परिभाषा देखो, अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, तो आइए उन परिभाषाओं के माध्यम से हम संघर्ष को समझते हैं। संघर्ष को कहते हैं स्ट्रगल। क्या कहते हैं? स्ट्रगल कहते हैं। स्ट्रगल यानी समाज के अंदर हमें स्ट्रगल भी देखने को मिलता है, समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। पहली डेफिनेशन है A.W. ग्रीन के अनुसार, ये लिखते हैं संघर्ष दूसरे की इच्छा से जानबूझकर किया गया विरोध है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ संघर्ष क्या है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि समाज के अंदर सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, सहयोग, संघर्ष सब पाया जाता है। तो क्या मैंने बताया कि समाज में सारी ये जो चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखो, जो संघर्ष होता है वो दूसरे की इच्छा को जानबूझ करके विरोध करना, कि जो दूसरे की इच्छा है वो उसको ना पा सके तो मैं भी उसके साथ संघर्ष करूं, उसका विरोध करूं, उसके हितों को नुकसान पहुंचाऊं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो इस तरह की जो भावना होती है समाज के अंदर वो संघर्ष होती है। दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं गिलीन और गिलीन। गिलीन और गिलीन भी क्या है? समाजशास्त्री हैं। ये लिखते हैं कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्य को पाने के लिए विरोधी को हिंसा का भय दिखाकर आवाह करते हैं। मतलब मेरे सामने भी कोई खड़ा है जो वही लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है जो मैं प्राप्त करना चाह रही हूँ, तो क्या है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने विरोधी के लक्ष्य की हिंसा करना है, उनको डराना धमकाना है, उनके साथ संघर्ष करना है। तो इस तरह की जो भावनाएं समाज में पाई जाती हैं वो संघर्ष कहलाती हैं और ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। देखिए, ये अति लोगों में पूछ देता है संघर्ष को परिभाषित कीजिए, तो आप इसको तैयार ज़रूर कीजिएगा। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए अथवा सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, क्योंकि देखिए 8 यूनिट हैं तो 8 यूनिट से तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है, सेक्शन A, B, C तीनों मिला करके। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक तो आप समझ रहे हैं, मगर स्तरीकरण ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब आपकी क्लास करा रही थी तभी। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं, विद्वानों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण है क्या। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए निम्न परिभाषाओं पर विचार करना ज़रूरी है। पहली परिभाषा है रेमंड के अनुसार, रेमंड मरे के अनुसार डेफिनेशन है। आप एग्ज़ाम में डेफिनेशन देखिए ऐसे ही इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिएगा जिस तरह से लिखा हुआ है। रेमंड मरे लिखते हैं कि स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्रमागत विभाजन है। उच्च जातियां जो समाज में होती हैं और जो निम्न जातियां समाज में होती हैं। देखो, अब एक स्तर बन गया ना कि ये उच्च हैं, ये वाली निम्न हैं, तो इनका समाज में ज़्यादा मान जान सम्मान प्रतिष्ठा होगी, इनकी कम होगी निम्न जाति की। तो ये एक स्तर बन गया, ये निम्न जाति, ये उच्च जाति, ये ऊपर है, ये नीचे है।
तो ये एक स्तर बनता है इससे ऊपर। अब जैसे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर देखो, ये एक जाति है सबसे निम्न, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, इस तरह से जातियों का जो क्रम चलता है, सबसे निम्न, उससे ऊंची, सबसे ऊंची यहाँ पर। तो इस तरह से जो उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्रमागत विभाजन होता है, एक सीक्वेंस में जो विभाजित कर दिया जाता है, उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है, जो जातियों के आधार पर बांट दिया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है जिस वर्ड के अनुसार ये लिखते हैं कि स्तरीकरण का तात्पर्य समाज का विभिन्न अस्थायी श्रेणियों व समूहों में विभाजन है जो कि उच्चता और अधीनता के संबंध से जुड़े हैं। मतलब कि क्या है कि समाज का विभिन्न अस्थायी श्रेणियों व समूहों का विभाजन कर दिया जाता है जो कि उच्चता और अधीनता के संबंध से जुड़े हैं। मतलब जैसे ये स्तर जो बन रहा है ना, ये स्तर आप देख रहे हैं, इसी तरह से यही क्या है, सामाजिक स्तरीकरण है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, प्रतिस्पर्धा का मतलब समाज में जो कंपटीशन होता है, संघर्ष का मतलब कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे के हितों को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, वो संघर्ष है। और अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें हर व्यक्ति क्या चाह रहा है, मैं जीतूं, वो प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, या प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन है। तो इनके बीच में भी अंतर ज़रूर पूछेगा। तो जब अंतर लिखने से पहले दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अंतर कैसे लिखेंगे? अंतर लिखेंगे संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर। देखो, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के अर्थों को अब तक विवेचन से समझ लिया गया होगा, मतलब आपने अच्छे से समझ लिया है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दोनों ही असहयोग एवं विरोध के रूप हैं, परंतु उनमें मौलिक अंतर पाए जाते हैं। पार्क और बर्गेस ने उनमें अंतर बताते हुए लिखा है कि कुछ भी हो, प्रतिस्पर्धा निरंतर और अव्यक्तिगत भी होती है तथा संघर्ष अनिरंतर एवं व्यक्तिगत होता है। तो इसके अतिरिक्त भी अनेक अंतर इनके बीच पाए जाते हैं, मतलब दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, मगर क्या है आइए देखते हैं। लिखते हैं पार्क और बर्गेस ये डेफिनेशन, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इनके बीच डिफरेंस देखते हैं। एक तरफ है संघर्ष, दूसरी तरफ है प्रतिस्पर्धा। पहला है कि संघर्ष चेतन होता है, प्रतिस्पर्धा अचेतन होता है। दूसरा है यह वैयक्तिक होता है, दूसरा है यह अवैयक्तिक होता है। तीसरा है यह अनिरंतर होता है और प्रतिस्पर्धा निरंतर होता रहता है, निरंतर होता रहता है। संघर्ष में चौथा है इसका उद्देश्य स्वार्थ की प्राप्ति के साथ साथ विरोधी को हानि पहुंचाना या समाप्त करना भी होता है। मतलब जो मेरा उद्देश्य है उसको पाने के लिए दूसरों को नष्ट पहुंचाना, उन्हें समाप्त करना, मतलब इस तरह की जो भावना समाज के अंदर होती है ना कि कोई अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे को कष्ट पहुंचाने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है कि हाँ मैं कष्ट पहुंचाने को बिल्कुल तैयार हूँ, बस मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, तो उसको संघर्ष कहते हैं। और प्रतिस्पर्धा क्या होता है कि इसका उद्देश्य केवल स्वार्थ की प्राप्ति होती है और विरोधी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती। इसमें क्या होता है कि मतलब कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन में एक ही विनर होगा तो सबका मकसद क्या होता है कि हम विनर हो, मतलब इसमें इस तरह की भावना नहीं होती कि हानि पहुंचाई जाए या ये सब। पांचवा है इसमें संघर्ष में विरोधी को हानि पहुंचाना प्राथमिक होता है और उद्देश्य की प्राप्ति द्वितीयक। देखो संघर्ष क्या है कि जो मेरा विरोधी है, जो किसी व्यक्ति का विरोधी है, उसको हानि पहुंचाना पहला मकसद है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना दूसरा मकसद होता है। जबकि प्रतिस्पर्धा में उद्देश्य की प्राप्ति ही प्राथमिकता होती है कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एम है, मेरा जो पर्पज़ है वो मुझे प्राप्त हो जाए, मतलब मुझे किसी को ठेस वेस नहीं पहुँचाना, बस मुझे प्राप्त हो जाए। जबकि संघर्ष में इसका अपोजिट होता है। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो एकल परिवार क्या होता है? एक अकेली फैमिली जिसमें आप, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन रहते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब जिसमें आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, मतलब आपकी तो फैमिली रहती है, मतलब आपके बड़े पापा, चाची चाचा की पूरी फैमिली, उनके बच्चे, आपके दादी दादा सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही किचन में खाना बनता है और जो भी सब कोई जो काम करता है तो जो उनकी कमाई होती है, अर्निंग होती है, वो एक ही जगह रख करके उसमें से सभी का खर्चा चलता है और एक ही किचन होता है, वो संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार जो अकेला परिवार है। तो दोनों के बीच में अंतर लिखना काफ़ी आसान सा काम है, क्योंकि देखो ये हमारे समाज में होती है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना अंतर लिख सकते हैं।
एकल परिवार में पहला पॉइंट है कि एकल परिवार पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानों से मिलकर बनता है। अविवाहित का मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है। आप, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन रह रहे हैं, उसमें किसी की अभी शादी नहीं हुई है, वो क्या है? आपका एकल परिवार है। संयुक्त परिवार क्या है कि संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, मतलब 3 से अधिक पीढ़ियां हो सकती हैं। अब कैसे देखो, अब एक आपकी फैमिली, इसमें आपके मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। दूसरी फैमिली आपके बड़े पापा बड़ी मम्मी उनके बेटी बेटा 2 फैमिली। तीसरा हो गया आपके दादी दादा। चौथा हो गया आपके चाची चाचा उनके बच्चे। तो 1 2 3 4, मतलब इस तरह से 3 से 4 पीढ़ियाँ जब एक ही घर में रहती हैं तो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। और देखिए क्या होता है कि सभी का एक ही किचन में खाना भी बनता है। दूसरा पॉइंट है, एकल परिवार की स्थापना व्यक्तिवादी आधार पर की जाती है, जबकि संयुक्त परिवार की स्थापना के पीछे समूह के कल्याण की भावना होती है। तीसरा पॉइंट है, एकल परिवार का आकार छोटा होता है। जाहिर सी बात है, जब एक फैमिली रह रही है तो आकार छोटा ही होगा। और संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। जब 3 से 4 पीढ़ियाँ रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि परिवार का आकार साइज़ बड़ा होगा। इसमें चौथा पॉइंट है कि एकल परिवार में माता पिता का प्रभुत्व होता है। माता पिता क्या हैं? घर के मालिक हैं। माता पिता जो चाहते हैं अपने बच्चों से करवाते हैं, मतलब कि वही लोग अपने परिवार, पिता कमाते हैं, माँ घर का काम करती है, खाना बनाती है, सबका ख्याल रखती है और घर चलता है। और संयुक्त परिवार में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिया था ना, आपके मम्मी पापा, जैसे 4 एग्जाम्पल दिया, उनमें से जो आपके दादी दादा होंगे, एक फैमिली आपकी दादी दादा होगी, तो आपके जो दादा होंगे, दादा वही कर्ता होंगे। कर्ता का मतलब घर के मालिक वही होंगे और घर का सारा काम सब कुछ उन्हीं के हुक्म के हिसाब से होगा। मतलब वो जैसे कहेंगे बाकी उनके बच्चे, उनके पोती पोता सब कोई वैसा ही करेगा। अब देखिए अगला पॉइंट है, अब इसमें 5वां पॉइंट है, एकल परिवार में संपूर्ण दायित्व पति और पत्नी के ऊपर होता है। मतलब इन्हीं को अपने बच्चों का पालन पोषण पे भरण पोषण सब कुछ करना होता है, जबकि संयुक्त परिवार के सभी कार्यों का संचालन कर्ता के द्वारा किया जाता है। अब कर्ता अगर आपके दादा हैं तो आपके पापा कमाते हैं, आपके बड़े पापा कमाते हैं, आपके चाचा कमाते हैं, सब लाकर अपनी सैलरी किनको देंगे? दादा को दे देंगे। अब दादा का काम है कि सबका ख्याल कैसे रखना है, सबका भरण पोषण कैसे करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है स्कूल में, ये सब काम उनका होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, एकल परिवार में व्यक्तिगत आय एवं संपत्ति परिवार के भरण पोषण का एक साधन होती है, जबकि संयुक्त परिवार में आय एवं संपत्ति परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण का साधन होती है। मतलब सभी सदस्य होंगे, 4 पीढ़ियाँ रह रही हैं, 3 पीढ़ियाँ रहेंगी तो सभी का लालन पालन होगा। 7वां पॉइंट है, एकल परिवार अधिक गतिशील होता है, जबकि संयुक्त परिवार स्थिर होता है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट अंतर इनके बीच हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए अब अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। देखो संयुक्त परिवार क्या है, इसकी परिभाषा आपको लिखना आसान हो जाएगा। वैसे अगर आपको विद्वानों की डेफिनेशन नहीं याद है तो आप बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन अगर विद्वानों की डेफिनेशन आप याद कर लेते हैं तो वो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उस पर नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए, ये अति लघु में पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आगे मैं इसकी विशेषता भी बता दूंगी, क्योंकि लॉन्ग में विशेषता भी पूछ सकता है। तो संयुक्त परिवार की विशेषताओं परिभाषाओं को आइए देखते हैं विद्वानों के अकॉर्डिंग। पहली डेफिनेशन है श्रीमती इरावती कर्वे। देखिए इरावती कर्वे जो थी, इन्होंने संयुक्त परिवार के ऊपर अपनी काफ़ी अच्छी अवधारणा भी पेश की और इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं। मतलब जितनी भी संपत्ति होगी सभी के मालिक वही होंगे, किसी का अलग अलग तो है नहीं, तो सब मालिक हुए। तथा जो सामान्यतः पूजा में भाग लेते हैं, मतलब पूजा स्थल जो होगा घर में एक ही होगा, सब उसी में पूजा करेंगे, एक ही किचन में खाना खाएंगे, और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। क्योंकि जब एक फैमिली में दादी दादा, माता पिता, आपके भाई बहन, आपके आंटी अंकल, चाची चाचा, मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मा सब रहती हैं अगर, तो खून का ही तो रिश्ता होता है, तभी तो एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगली डेफिनेशन है एम एल श्रीनिवास के अनुसार, जो कि ये भी भारतीय समाजशास्त्री थे। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि वह गृहस्थ समूह है। गृहस्थ का मतलब घरेलू समूह है,
जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जो एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझो, संयुक्त परिवार की एक और विशेषता है इस तरह से कि मान लो 3 भाई हैं, एक दादी दादा हैं, 3 बेटा हैं, उनकी पूरी फैमिली रह रही है अगर, तो अगर मान लीजिए उनका एक बेटा जो है, मतलब आपके पापा 50,000 महीना कमा रहे हैं, आपके बड़े पापा 60,000 कमा रहे हैं, आपके चाचा 30,000 ही कमा रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि ये कम कमा रहा है, लेकिन तभी उसके बच्चे का भी लालन पालन जिसके पापा ज़्यादा कमाते हैं उनके जैसे ही होगा, क्योंकि ये संयुक्त परिवार है, सभी के साथ यहाँ बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं नोट कर लीजिएगा, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। पहली विशेषता है सामान्य निवास। देखो, संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं और इसके सदस्य एक निवास स्थान पर रहते हैं जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। प्रत्येक छोटे परिवार के लिए 1 या 2 कमरे अलग हो सकते हैं, परंतु रसोई और पूजा आदि के लिए सामान्य कमरा ही होता है, मतलब एक ही होता है। पूजा, त्यौहार एवं उत्सव आदि के अवसर पर सभी सदस्य अपने पैतृक घर में ही एकत्र होते हैं। दूसरा इसका विशेषता है बड़ा आकार होना, क्योंकि देखो हिंदू संयुक्त परिवार में पिता, पुत्र और उसके पुत्र सब एक ही घर में रहते हैं, उनकी महिलाएं और इनके नाते रिश्तेदारी सभी का समावेश होता है, इसलिए इनका आकार भी प्रायः बड़ा रहता है। अब देखेंगे तीसरा है रक्त संबंध। रक्त संबंध से संबंधित, देखो परिवार के सभी सदस्य का आपस में रक्त संबंध होगा, किंतु पत्नियां जो होंगी सभी भाइयों की वो विवाह संबंधी होंगी, क्योंकि देखो जो बीवी होती है उसका अपने पति के साथ कैसा रिश्ता है, विवाह संबंधित रिश्ता है। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी लोग रह सकते हैं। चौथा है सामान्य रसोई घर। सामान्य रसोई घर का मतलब कॉमन होता है, एक ही किचन होता है, एक ही किचन। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य का एक ही किचन होता है और वहीं पर उनका खाना बनता है और सब कोई वहीं पर खाते हैं। परिवार के बड़े सदस्य की पत्नी और अन्य सदस्यों की रसोई के कार्यों में देखभाल करती हैं। मतलब देखो, आपकी मम्मी हैं, आपकी बड़ी मम्मी हैं, आपकी चाची हैं, सब मिलकर ही खाना बनाएंगी और सब मिलकर सबकी फैमिली खाएगी। सब मिलकर काम करते हैं, सब मिलकर घर का कार्य देखभाल करते हैं। 5वीं विशेषता है सामान्य संपत्ति। देखो, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की जो संपत्ति होती है वो एक ही होती है। परिवार के सभी सदस्य इसके हिस्सेदार होते हैं और सभी सदस्य कमाकर परिवार का सामान्य कोष एक जगह जमा कर देते हैं। और परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष होता है, जो कर्ता होता है, वही अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, घर के कामकाज में, ज़रूरतों में पैसा खर्च करता है और उसी का काम होता है परिवार को चलाना जिम्मेदारी से। और हर कोई परिवार के सदस्य कर्ता की बात को मानते हैं। तो ये हैं विशेषताएं। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानदंड। देखो, मानदंड भी पूछता है। सामाजिक मानदंड एक सामाजिक समूह के सदस्यों के द्वारा अपने व्यवहार में लाए जाने वाले ऐसे मानक या नियम होते हैं जिसके अनुसार उन्हें अपना व्यवहार या आचरण करना होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि विशेष स्थिति में कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, इसका निर्धारण जिस नियम से होगा वह मानदंड होता है। मानदंड समाज में रहने के नियम होते हैं, मतलब कि एक विशेष स्थिति में कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर सकता है, कैसा व्यवहार करेगा, ये कैसे पता चलता है, ये मानदंड के द्वारा निश्चित होता है और वह वही व्यवहार विशेष स्थिति में करता है। तो ये मानदंड है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे परिवार का अर्थ और इसकी परिभाषा। परिवार का अर्थ देखिए और इसकी परिभाषा देखिए। परिवार का मतलब होता है जहाँ पति पत्नी के रूप में विवाहित लोग रहते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। इन दोनों की शादी हो चुकी है, विवाहित हैं, अब ये लोग रह रहे हैं एक ही घर में और यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं। जिनको देखो, शादी से पहले संतान को इलीगल माना जाता है, शादी के बाद ही संतान को समाज क्या है एक्सेप्ट करता है, लीगल मानता है। तो शादी के बाद ही यौन संबंधों से अगर वो संतान उत्पन्न करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं तो वही परिवार कहलाता है, याद रखिएगा। अब डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन है मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग। वे लिखते हैं कि परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार में ही बच्चों का लालन पालन होता है, उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये डेफिनेशन है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो वो क्या कहलाता है, वो परिवार कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नातेदारी के प्रकार बताइए।
नातेदारी का मतलब क्या होता है? देखो, नातेदारी दो तरह की होती है। पहली है रक्त संबंधी नातेदारी, दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, नातेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, नातेदारी पूछे या रिश्तेदारी पूछे, मतलब एक ही है। रिश्तेदारी का ही एक अलग शब्द है नातेदारी, याद रखिएगा। आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके नातेदार हैं। देखो, नातेदारी ना दो तरह की होती है, एक रक्त संबंधी, एक विवाहित संबंधी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, आप हैं, आपके भाई बहन के साथ आपका जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है? रक्त संबंधी, मतलब आपके खून का रिश्ता है, तो वो हो गई रक्त संबंधी नातेदारी। दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी, इसको समझ लो। देखो, विवाह संबंधी नातेदार क्या है कि अब आपकी शादी हो गई, आप अपने ससुराल चली गई, तो आपकी ससुराल में जाकर आपकी नंद जो हैं, आपके देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, सभी के साथ आपका कैसा रिश्ता होगा? विवाह संबंधी रिश्ता होगा, विवाह संबंधी नातेदारी होगी। मतलब आपका वहाँ खून का रिश्ता नहीं है, शादी होने के बाद आपका रिश्ता जुड़ा है। और आपके हस्बैंड के जितने भी रिलेटिव्स होंगे वो आपके विवाह संबंधी नातेदारी होंगे। मतलब उससे पहले तो आपका रिश्ता उनसे नहीं था ना, शादी के बाद आपका नया रिश्ता जुड़ा है, तो वो आपके शादी के माध्यम से जुड़ा है, विवाह के माध्यम से जुड़ा है, तो विवाह संबंधी नातेदार होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया है, बिल्कुल जो समाज में होती है वही चीज़ें हैं, तो आपको और अच्छे से याद होना चाहिए। अब जो लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। देखो, इसमें वे लोग आते हैं जो सामान्य रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। खून संबंधी रिश्ता होता है, उदाहरण के लिए माता पिता, उनके बच्चे अथवा भाई बहन, जो क्या है रक्त संबंधी नातेदारी इनकी होती है। अब देखो, दूसरा क्या है? विवाह संबंधी नातेदारी। यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होती है जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। तो शादी होने के बाद एक लड़की और लड़का का अपने ससुराल वालों के साथ जो रिश्ता जुड़ता है वो विवाह संबंधी नातेदार है। आप उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गतिशीलता। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक गतिशीलता से क्या आशय है? तो गतिशीलता का अर्थ है स्थान या स्थिति में परिवर्तनशीलता। तो जब भौगोलिक या भौतिक दृष्टि से स्थान को बदला जाता है, स्थान परिवर्तित होता है, तो उसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति या समूह के सामाजिक स्थान या परिस्थिति में परिवर्तन घटित होता है तो उसे सामाजिक स्थान या परिस्थिति में परिवर्तन घटित होता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। समझ में आया? भौगोलिक गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता समझ में आया? जब आप अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगो, आप दिल्ली रहते हो, आप दिल्ली छोड़ के मुंबई चले जाओ, या आप लखनऊ रहते हो, लखनऊ छोड़ के दिल्ली चले जाओ, तो आपका जो परिवर्तन आया वो भौगोलिक गतिशीलता है। अगर आपका स्थान बदलता है, आपकी परिस्थिति में बदलाव आता है, तो वो आपकी सामाजिक गतिशीलता है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, उदाहरण है बेरोजगार युवक। एक आदमी जो बेरोजगार है, वो रोज़गार की तलाश में, उसको रोज़गार मिल गया तो वो अपना गांव छोड़कर नगर में बस जाता है, तो वो क्या है? भौगोलिक गतिशीलता है। एक स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर जाकर शिफ्ट हो गया अपने रोज़गार के लिए। अब सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण यहाँ से है। धनी व्यक्ति का निर्धन हो जाना सामाजिक गतिशीलता है। मतलब जो उसकी परिस्थिति थी कि वो एक समाज के अंदर अमीर आदमी था, मगर कुछ लॉस हो गया उसके बिजनेस में या उसके काम में, तो वो क्या हो गया? गरीब हो गया। या कोई गरीब आदमी है, वो अमीर हो गया, तो उसकी परिस्थिति में बदलाव आ गया। तो इस तरह की गतिशीलता को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं उनका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिया। अब बस आप इसी वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में चले जाइए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 95% क्वेश्चन आ जाएंगे। और ऐसे ही सोशियोलॉजी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर महासंग्राम रिवीजन क्लासेस अपलोड हो रही हैं और 1 से लेकर 8 तक यूनिट सभी की कंप्लीट करा गई हैं। तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।